जंप तो यार आप सबने किया होगा कभी ना कभी। तो कभी ऑब्ज़र्व किया जब आप लैंड करते हो तो आपके नीज़ बेंड की हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से कभी आपने देखा होगा कि इन द क्रिकेट जब भी फील्डर कैच कर रहा होता है कोई बॉल को तो उसका हैंड पीछे पीछे जाता क्यों है? वाई देर इज़ वाई इट इज़ बीन हैपनिंग, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? और न्यूटन थर्ड लॉ तो सभी ने पढ़ रखा है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब ये सपोज ये हॉर्स है और ये कार्ट है, जब ये हॉर्स कार्ट को मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली ये कार्ट पे फोर्स इधर लगा रहा होगा और कार्ट फोर्स इधर लगा रही होगी एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ। देन हाउ कम इट इज़ मूविंग, बोथ द फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, देन हाउ कम दिस कार हॉर्स एंड द कार्ट आर मूविंग? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल दोज रीज़न इन टुडेज लेक्चर नंबर 2, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज जो हम टॉपिक कवर अप करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक द टॉपिक इम्पल्स, और हम देखेंगे वाई देर इज़ अ नीड फॉर इम्पल्स। जब हमारे पास ऑलरेडी फोर्स थी तो एक और नया टॉपिक डालने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, एंड वाई द इम्पल्स इज़ क्रिटिकल एट सर्टन सिचुएशंस हम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ को जानेंगे आज हम, एंड वी आर ट्राइंग टू डिकोड दिस पैराडॉक्स के जब एक्शन एंड एवरी एक्शन इन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का जो पैराडॉक्स है ऑन दिस हॉर्स एंड कार्ट को, और उसको रिजॉल्व करेंगे कि क्यों ये हो रहा है हमारा, कि वाई द हॉर्स एंड कार्ट आर मूविंग डिस्पाइट the horse is moving the cart in this direction and the cart is moving the horse in this direction and these forces are equal and opposite। ठीक है, फिर हम देखेंगे आज के लेक्चर में कुछ फोर्सेस देखेंगे हम लोग। ठीक है, उन फोर्सेस को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू गेट इनटू द रियल एप्लीकेशन ऑफ आर न्यूटन्स लॉस। तो उससे पहले कुछ एक फोर्सेस हैं, किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं उन फोर्सेस को, वो देखेंगे। तो उन फोर्सेस में हम लोग देखेंगे फील्ड फोर्स देखेंगे, वेट देखेंगे। फील्ड फोर्स में हम आज जो फोर्स देखेंगे दैट इज़ अ वेट। सेकेंड हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स देखेंगे, टेंशन देखेंगे। टेंशन को हम लोग देखेंगे किस तरीके से टेंशन, वाई द टेंशन इज़ इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ योर पुली। ठीक है, एंड वेदर द टेंशन इज़ इक्वल इन एवरी सिचुएशन। इफ़ द स्ट्रिंग हैज़ ए मास, तब क्या होगा? अगर स्ट्रिंग की जगह मेरे पास रॉड है, देन इन दैट केस व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? अगर आपकी स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन है, देन हाउ द टेंशन चेंजेस। सो दिस ऑल कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। और फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट FBD का, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉज। तो हम FBD बनाना देखेंगे, किस तरीके से FBD बनाते हैं, और ये हम एक्सप्लोर करते रहेंगे धीरे धीरे सारे केसेस में FBD किस तरीके से बनाते हैं। और फिर हम देखेंगे, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन, एंड वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स रिलेटेड विद द इक्विलिब्रियम, राइट। सो दीज और वी आर गोइंग टू कवर अप इन टुडेज लेक्चर। हम देखते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या कर लिया और हम आज के लेक्चर का हमारा ब्लूप्रिंट क्या है। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मोशन, हमने मोशन को स्टडी किया था, और हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन हमने लोगों ने देखा था, दिस इज़ बेस्ड अपॉन द टू कॉन्सेप्ट, वन इज़ योर मास, एंड मास को देखा था हमने। हम बेसिकली मास को एज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर बताते हैं, बट हमने देखा कि फिजिक्स में हम लोग उसको वी रिप्रेजेंटेड विद द इनर्शिया। ठीक है, वी रिप्रेजेंटेड द स्टबर्ननेस ऑफ द मैटर विच इज़ कॉल्ड द इनर्शिया। देन वी हैव सीन द फोर्स, और फोर्स के बीच में देखा था हमने 2500 साल तक किस तरीके से फोर्स की व्यू हमारा एरिस्टोटल का चल रहा था, एंड दैट व्यू वाज टोटली रॉन्ग, एंड हाउ गैलीलियो विद हिज एक्सपेरिमेंट हैज चेंज द व्यू ऑफ फोर्स ऑल टुगेदर, एंड न्यूटन्स बिल्ड अप ऑन दैट एक्सपेरिमेंट एंड गेव द 3 लॉज। ठीक है, एंड देन वी हैव सीन व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स, और हर एक फोर्स का अपना क्या एग्जिस्टेंस है, किस तरीके से हर एक फोर्स अपनी एग्जिस्ट करती है। अगर वो फोर्स नहीं होगी तो किस तरीके से द एग्जिस्टेंस विल नो लॉन्गर बी देयर। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि हर फोर्स का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, हर फोर्स का अपना एक एग्जिस्टेंस है। और हमने देखा था कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी हमारी फोर्सेस हमने ऑब्जर्व होती हैं, जो फील होती हैं, वो मैक्सिमम फोर्सेस ग्रेविटी के अलावा हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं। वो फंडामेंटल फोर्स उन सारी फोर्सेस के पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। चाहे आप टेंशन ले लो, चाहे आप नॉर्मल चाहे आप टेंशन ले लो, चाहे आप नॉर्मल ले लो, चाहे आप स्प्रिंग फोर्स ले लो, चाहे आप मस्कुलर फोर्स ले लो, तो जितनी भी फोर्सेस हमें ऑब्जर्व और फील होती हैं उनके पीछे फंडामेंटल फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इफ इट्स नॉट अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देन हमने देखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देखा था, एंड वी हैव डिफाइंड व्हाट इज इनर्शिया। ठीक है, वी हैव डिफाइंड व्हाट इज इनर्शिया, वी हैव सीन व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन, व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एंड व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स। ठीक है, एंड देन वी हैव डिफाइंड इन द न्यूटन फर्स्ट लॉ, जो हमारा 2500 साल से रॉन्ग नोशन चलता हुआ रहा था कि व्हाट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी, वेदर इट इज़ अ मोशन इज़ अ नेचुरल स्टेट और द रेस्ट इज़ अ नेचुरल स्टेट। तो हमने देखा था कि मोशन का नेचुरल स्टेट इज़ बोथ रेस्ट एंड द यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ अ नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो
फिर हमने एक्चुअली देखा था व्हाट इज़ फोर्स, ठीक है। फिर हमने अंडरस्टैंड किया था एक्चुअली कि व्हाट इज़ फोर्स, इट इज़ बियॉन्ड व्हाट इज़ पुश एंड पुल, उसके बियॉन्ड क्या होती है एक्चुअल फोर्स, ठीक है। फिर हमने न्यूटन सेकंड लॉ को एक्सप्लोर किया था। उससे पहले हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ दिस लीनियर मोमेंटम, ठीक है। क्वांटिटी इन मोशन होता क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एंड देन वी हैव सीन व्हाई द लीनियर मोमेंटम इज लिंक्ड विद योर मास एंड वेलोसिटी, एंड व्हाट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ हाउ व्हेन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्वालिटेटिव हमने एनालिसिस किया था विद सर्टेन एग्जांपल्स। हमने कहा था इसका हम मेजर एनालिसिस जो क्वांटिटेटिव करेंगे विद द न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, हम लोग सेंटर ऑफ मास जब पढ़ेंगे तब करेंगे इसका, राइट। फिर हमने देखा था कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ एक्चुअली होता क्या है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ योर लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन योर बॉडी। अगर आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है दैट मीन्स सम फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब वो कितनी रेट, कितनी फास्ट वो फोर्स अप्लाई करी है या कितनी स्लो फोर्स अप्लाई, कितना रेट से वो मोमेंटम चेंज हुआ है या कितना कम रेट से या ज़्यादा रेट से वो चेंज हुआ है, दैट ऑल डिफाइंस योर फोर्स। तो फोर्स आपकी जो होती है तीन क्वांटिटीज़ पे मैटर करती है। एक आपकी हो गई यहाँ पे, इसमें मास होता है एक आपका वेलोसिटी, तो आपका मास वेरी कर रहा है तब फोर्स आएगी उसमें, बिकॉज मोमेंटम वेरी कर रही है। वेलोसिटी वेरी कर रही है, अगर आपकी सेम मास है, मास वेरी नहीं कर रहा, वेलोसिटी वेरी कर रही है, देन ऑल्सो फोर्स विल कम, एंड द टाइम एंड दिस रेट ऑल्सो, कि कितना फास्ट चेंज हुआ है, 1 सेकंड में चेंज हुआ है, 1 मिली सेकंड में चेंज हुआ है, 1 माइक्रो सेकंड में आपका मोमेंटम चेंज हुआ है या 100 सेकंड में चेंज हुआ है, दैट ऑल्सो चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है। फिर हमने इसको रिफाइंड फॉर्म किया था, व्हेन द मास इज़ नॉट वेरिंग, देन इन दैट केस दिस इज़ योर फोर्स एक्सटर्नल, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड दिस इज़ द कॉज एंड द एक्सीलरेशन इज़ द इफेक्ट, ठीक है। नाउ आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग देखेंगे आज व्हाट इज़ इम्पल्स एंड व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर इम्पल्स, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू सी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो काफ़ी जगह जैसे हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, तो काफ़ी जगह हम लोग उसे यूज़ करते हैं टू सॉल्व अवर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो उसी तरीके से हमारी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन भी काफ़ी तरीके से हेल्प करती है, बिकॉज फोर्स होती है टाइम टू टाइम फिनोमिना है, वो हर एक टाइम टू टाइम फिनोमिना है। अगर आपको एक टाइम से दूसरे टाइम इंटरवल के बीच में अगर कुछ निकालना है, तो अगर फोर्स के थ्रू जाओगे तो हर एक टाइम पे आपको यू हैव टू सी कि हाउ द फोर्स इज़ वेरिंग। तो हर एक पॉइंट पे मैथमेटिकली इट विल गेट चैलेंजिंग। सो दैट्स वाई द इम्पल्स फिनोमिना या वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग यूज़ करते हैं टू डिफाइन के इनिशियल और द फाइनल पोजीशन के बीच में अगर हमें डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो इम्पल्स को आज एक्सप्लोर करेंगे और विद सम एग्जांपल्स ऑल्सो, और ये चलता रहेगा हमारा इम्पल्स। आगे भी हम कोलिजन वगैरह में भी काफ़ी डिस्कस करेंगे इम्पल्स को। तो आज हम इसकी फाउंडेशन रखेंगे और बाकी हमारे कोर्स में काफ़ी चलेगा ये इम्पल्स, राइट। फिर हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व द हॉर्स कार्ट पैराडॉक्स कि क्यों ऐसा हो रहा है, और हम एक्चुअली देखेंगे व्हाट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ के होता क्या है, एंड व्हाट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ बियॉन्ड द बेसिक एक्सप्लेनेशन जो हमारी पॉपुलर एक्सप्लेनेशन चलती है, एक्शन एंड एवरी एक्शन एज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके बियॉन्ड जाके हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट। फिर इतना करने के बाद हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉज आर ओवर, देन आफ्टर दैट वी हैव टू सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस, ठीक है। ये तो हमने बस एक वी हैव अंडरस्टूड कि होता क्या है ना, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन को जाने के लिए हमें एक टूल चाहिए होता है विच इज़ कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द न्यूटन्स लॉज, ठीक है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, व्हाट इज़ दिस फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम हम विद द कोर्स हम बॉडीज़ के ऊपर बनाते ही जाएंगे। सो आप जितना आप जितना आप फ्री बॉडी डायग्राम के साथ खेलोगे उतना ही यू विल गेट वेल वर्स विद द फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। देन वी आर गोइंग टू सी कि कुछ एक टाइप ऑफ फोर्सेस देखेंगे, क्योंकि हमें फ्री बॉडी डायग्राम में आगे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करेंगे ये सारी फोर्सेस को। इनके बारे में देखेंगे कि क्या अगर फोर्स को ट्विक कर दिया जाए तो क्या होता है, ठीक है। तो हम जैसे वेट देखेंगे, अभी वेट में हम लोग कोई ट्विकिंग नहीं करेंगे, बेसिक वेट लेके चलेंगे। हम ट्विकिंग वगैरह करेंगे जब हम ग्रेविटेशन देखेंगे। आज हम सिंपल वेट के से देखेंगे टाइप ऑफ फोर्स। देन नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल किस तरीके से होता है और नॉर्मल की डायरेक्शन किस तरीके से होती है, वेदर यू कुड एबल टू गेट द डायरेक्शन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, इफ द कॉन्टैक्ट इज़ बीन प्रॉपर या कॉन्टैक्ट स्मूथ है, रफ है, तो किस केस में किस तरीके का आपको नॉर्मल डालना पड़ेगा। तो दिस ऑल वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। वी आर गोइंग टू सी द ट्विकिंग इन द नॉर्मल। वी आर गोइंग टू सी कि किस तरीके से आपकी टेंशन चेंज होगी, इफ इट्स ए स्ट्रिंग है आपकी या रॉड है, या आपकी टेंशन इन द स्ट्रिंग अराउंड द पुली सेम है। अगर आपकी स्ट्रिंग मासलेस है तब क्या रहेगी, अगर आप स्ट्रिंग के पास मास आ जाएगा तब क्या होगी, अगर स्ट्रिंग और पुली के बीच में अगर आपका फ्रिक्शन है देन इन दैट केस हाउ द टेंशन विल बी देयर, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल दिस वेरियस सिनेरियोस, राइट।
राइट। और रॉड में भी हम लोग देखेंगे, रॉड आपकी पिवट है तो किस तरीके से आपका योर फोर्सेस विल बी देयर, और अगर वेल्डेड है तो किस तरीके से फोर्सेस विल बी देयर, ठीक है। और फिर लेटली वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर व्हाट इज दिस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे। देयर इज अ सेपरेट, वी आर गोइंग टू कवर अप at least 3 to 4 lecture we are going to cover up in friction separately, but right now we are just going to explore friction है क्या, ठीक है। बस जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे फ्रिक्शन की, राइट। तो इतना करने के बाद देन वी आर गोइंग टू गेट इनटू हम अप्लाई करना शुरू करेंगे न्यूटन्स लॉस को विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ अ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी कैन बी द स्टैटिक इक्विलिब्रियम और द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस कॉन्सेप्ट विद सम एग्जाम्पल्स, राइट। सो दीज आर वी आर गोइंग टू कवर अप इन टुडेज लेक्चर। सो लेट्स बिगिन। सो इम्पल्स क्या होता है? इट इज़ एट हाउ यू आर डिलीवरिंग योर मोमेंटम, किस तरीके से मोमेंटम कर रहे हो, या तो कितना आप हार्ड पुश कर रहे हो, ठीक है, कितना आप हार्ड पुश कर रहे हो या कितनी देर के लिए पुश कर रहे हो, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज गोल्फ बॉल है, व्हेन यू हिट अ गोल्फ बॉल, तो इसके अंदर क्या होता है, यू आर प्रोवाइडिंग अ मैसिव फोर्स फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। सेम मोमेंटम आप दे रहे हो, इस केस में भी सेम मोमेंटम है, आपने जब गोल्फ बॉल को हिट किया, बट यहाँ पे क्या है, किस तरीके से आपका डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है, मैसिव फोर्स बट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सेकेंड क्या है, आपने कार रोल कर रहे हो, आप योर कार गॉट डैमेज, नाउ यू आर पुशिंग द कार, यू आर रोलिंग द कार, तो उसके में क्या है, आप मॉडेस्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, बट इट इज़ सस्टेन फॉर सेवरल सेकेंड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आप चेंज इन मोमेंटम जो कर रहे हो और यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम कर रहे हो, देयर इज़ अ डिलीवरी मैकेनिज्म चेंज हो रहा है यहाँ पे दोनों में। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मैसिव फोर्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मॉडेस्ट फोर्स सस्टेन्ड several second, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द इम्पल्स टेल्स यू द फ्लेवर कि हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर द मोमेंटम, आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। या तो आप मैसिव फोर्स लगा के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से कर रहे हो या मॉडेस्ट फोर्स लगा के फॉर द सेवरल सेकंड कर रहे हो, ठीक है। तो इसी का ही एग्जांपल है हमारा कि why your knees got bent, why there are airbags, why the fielder is going to bring his hand down while catching the ball, ठीक है। द एग्जाम्पल all these examples is related with the same concept कि आपकी मोमेंटम जो, बिकॉज यहाँ से आपकी बॉल के पास कुछ मोमेंटम आप चेंज करके मोमेंटम उसकी आप जीरो लेके जा रहे हो, यू आर चेंजिंग द मोमेंटम ऑल टुगेदर। आप क्या करना चाह रहे हो, जो चेंज इन मोमेंटम का टाइम बाय कर रहे हो, आप थोड़े डिले करके चेंज इन मोमेंटम कर रहे हो, क्योंकि जितना डिले करोगे आप मोमेंटम, उतना आपका हिट जो होगा आपके हाथ पे यहाँ पे कम होगा। लाइक फॉर इंस्टेंस हमने देखा था ना, फोर्स इज नथिंग बट योर डी पी बाई डी टी, ठीक है, फोर्स इज नथिंग बट योर डी पी बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या है, आप ये दिस डी टी यू आर इंक्रीजिंग, आप टाइम इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, यू आर इंक्रीजिंग योर टाइम, बिकॉज यहाँ पे दिस फैक्टर इज कॉन्स्टेंट, एफ डॉट डी टी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, बिकॉज आप मोमेंटम चेंज कर रहे हो, यहाँ पे कुछ बॉल की मोमेंटम थी, फाइनली यू आर ब्रिंगिंग इट डाउन टू जीरो, तो ये मोमेंटम चेंज कर रहे हो। नाउ दिस मोमेंटम चेंज इज कॉन्स्टेंट, या तो आप टाइम बढ़ा दो या नहीं तो फोर्स। आप क्या कर रहे हो, जो डी टी आप पीछे हाथ लेके आ रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द टाइम इट सेल्फ। सेम वे यहाँ पे जो एयर बैग होता है, जब आप हिट करते हो तो ये एयर बैग क्या करता है, इट इज़ इंक्रीजिंग द टाइम सो दैट जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट होगा वो आपका कम हो जाएगा, दिस फोर्स ऑफ इम्पैक्ट विल बी लेस, ठीक है। एफ डॉट डी टी में दिस फोर्स ऑफ इम्पैक्ट विल बी लेस एयर, राइट। सो दैट इज़ वाई यू आर ब्रिंगिंग योर हैंड्स डाउन टू बाई द टाइम फॉर यू, सो दैट डी टी इंक्रीज हो जाए, डी टी इंक्रीज हो जाए तो आपका फोर्स ऑफ इम्पैक्ट इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, बिकॉज आपका मोमेंटम चेंज इज इक्वल, राइट। Same way when you bend your knees, in all the three cases what we are doing, we are buying the time, right। now इसमें हमने वी हैव सीन इन आर न्यूटन सेकेंड लॉ कि हमारा फोर्स, नेट फोर्स, एक्सटर्नल नेट फोर्सेस जो होती हैं, दैट इज इक्वल टू योर रेट ऑफ चेंज ऑफ योर मोमेंटम। नाउ अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ, इसको इधर ले आऊँ, तो आई विल बी हैविंग, इसको इधर ले आऊँ एंड देन वी इंटीग्रेट दिस टर्म एफ एक्सटर्नल डॉट डी टी को इंटीग्रेट कर दे टी इनिशियल से टी फाइनल तक, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सिंपल चेंज इन मोमेंटम, नॉट रेट, इट इज गोइंग टू, यू आर गोइंग टू गेट द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम आपको पता है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से बॉल आ रही है, मास पता होगा उसका, एंड देन फाइनली द मोमेंटम इज गेटिंग जीरो, फाइनल मोमेंटम तो उसकी जीरो हो रही है, तो चेंज इन मोमेंटम आपको पता है, ठीक है, यू गेट द चेंज इन मोमेंटम, राइट। सो विद दिस चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट इक्वल टू दिस टर्म विच इज एफ योर नेट एक्सटर्नल फोर्सेज डॉट डी टी, आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो फ्रॉम टाइम टी इनिशियल टू टी फाइनल। तो ये वाली टर्म जो होती है, दिस टर्म वी कॉल इट अ इम्पल्स, ठीक है, दिस टर्म वी कॉल इट अ इम्पल्स, ठीक है, दिस टर्म इज द इम्पल्स, राइट। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, इट इज़ नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट है तो इट इज़ जस्ट अ सिंपल एरिया, ठीक है, यू डोंट नीड द इंटीग्रेशन। इफ द फोर्स इज वेरिंग टाइमली देन यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन, यू हैव टू टेक द स्मॉल डी टी टाइम फॉर अ स्मॉल इनफाइनेटेसिमल टाइम एंड देन इन दैट यू राइट डाउन द फोर्स एंड देन यू इंटीग्रेट इट फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल। तो एरिया अंडर दिस कर्व इज गोइंग टू गिव यू योर इम्पल्स, ठीक है। तो फोर्स एक्यूमुलेटेड ओवर द टाइम, दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड द इम्पल्स, ठीक है। तो फोर्स आपकी इतनी फोर्स, इट इज एक्यूमुलेटेड
accumulated over the this time t1 से t2, that is what is called the impulse. ठीक है, सेम वे आपकी फोर्स कितनी देर तक accumulated होती रही यहाँ पे, that is what we call the impulse, right? That is what we call the impulse, total accumulation of the force that is changing your momentum, right? Now जो impulse है, that is not a property of your particle, but it is rather a degree to which the external changes, external force is changing the momentum that we have already seen, right? Now इन दिस अगर हम देखें ये वाली क्वेश्चन अगर हमारे पास आ गई तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या आ गया आपका, J इज़ नथिंग बट इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल. ठीक है, तो नाउ इसको मैं इधर ले आऊँ यहाँ पे. ठीक है, इसको मैं इधर ले आऊँ तो हमारा क्या क्या क्वेश्चन बन जाएगी, P इनिशियल जो है आपकी, आपने उसके ऊपर इम्पल्स लगाई. इम्पल्स क्या है आपका, एक्यूमुलेशन ऑफ फोर्स. ठीक है, आपकी कुछ बॉडी है किसी मोमेंटम से जा रही है, ठीक है, कुछ क्वांटिटी ऑफ मोशन लेके कैरी कर रही है, आपने क्या लगाया, उस पर इम्पल्स लगा दिया. तो इम्पल्स अगेन इट्स अ डायरेक्शनल थिंग बिकॉज मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो डायरेक्शनल, इम्पल्स इज ऑल्सो डायरेक्शन. आप उसको अलॉन्ग द डायरेक्शन लगा सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन लगा सकते हैं और किसी एंगल पे लगा सकते हैं इम्पल्स. आपने क्या किया, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मोशन लेके जा रहा है, मोमेंटम लेके जा रहा है, आपने इम्पल्स लगाया तो आपके पास क्या बचा, जो बचेगा दैट इज योर फाइनल मोमेंटम. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन. ठीक है, सो दिस इज आवर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन कि आप इनिशियली कुछ क्वांटिटी ऑफ मोशन लेके जा रहे हो, आपने उसके ऊपर इम्पल्स लगाया, नाउ दिस इज योर फाइनल मोमेंटम. ठीक है, दिस इज योर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन. एंड दिस बिकॉज राइट नाउ वी आर कमिंग, बिकॉज राइट नाउ क्या हो रहा है हमारा कि वी आर नॉट ऑब्जर्विंग द फोर्स मोमेंट बाय मोमेंट. ठीक है, वी आर नॉट ऑब्जर्विंग द फोर्स, वी आर टेकिंग इनिशियली ये थी. बिकॉज क्या होता है हमारे रियल वर्ल्ड में फोर्सेस आर मेसी एंड वायलेंट. रियल वर्ल्ड में इट इज़ नॉट लाइक वेन एवर द कोलिजन आर हैपनिंग. कोलिजन में क्या होता है, फोर्सेस आर क्वाइट मेसी, एकदम से शूट अप होती हैं, एकदम से इट गॉट स्पाइक टू 1000 न्यूटन्स एंड इट गॉट प्लमेट डाउन बैक टू द जीरो. ठीक है, इस तरीके से जाती है आपकी फोर्स. ठीक है, तो इन दिस पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको फोर्स एंड एक्सेलेरेशन निकालना है, इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क. बट हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें फोर्स भी नहीं पता लगती कि कितनी फोर्स लगी है, कितनी ऑल ऑफ अ सडन इट गॉट स्पाइक्ड अप, वी कुड नॉट एबल टू फाइंड दैट आउट. बट हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि बॉल किस मोमेंटम से आ रही थी और बॉल किस मोमेंटम से गई है, तो कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है, वो चेंज इन मोमेंटम मैं निकाल सकता हूँ. देन आई कुड एबल टू गेट द वैल्यू कि मेरा इम्पल्स कितना है. आई कुड नॉट एबल टू फाइंड कि फोर्स उस पर्टिकुलर पोजिशन पे कितनी फोर्स है और एट पर्टिकुलर टाइम, दैट आई कुड नॉट एबल टू फाइंड. ठीक है, बिकॉज इन द रियल वर्ल्ड द फोर्सेस आर मेसी एंड वायलेंट, और जितनी भी कोलिजन रिलेटेड फोर्सेज होती हैं, इन दैट केस द इम्पल्स इज गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है, बिकॉज वहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी फोर्स है, दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट इन द कोलिजन बिकॉज इट गोज अप टू थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ न्यूटन्स चली जाती है फॉर अ माइक्रो सेकेंड. ठीक है, सो बट हम लोगों को क्या पता है कि इनिशियली कितनी थी और फाइनल कितनी हो गई. इन दोनों के डिफरेंस से यू विल गेट द फोर्स और dt का यू गेट द इंटीग्रेशन. ठीक है, ये आपको मिल जाता है, राइट. सो व्हेन एग्जांपल इसका, व्हेन द बेसबॉल बैट स्ट्राइक अ बेसबॉल, the force isn't constant, force is continuously varying and it got for the first fraction of millisecond the ball deforms and the force spikes to second. ठीक है, बॉल डिफॉर्म हो जाएगी and the force spikes to 1000 Newton as the ball leaves the bat and the force plummeted it back to the zero. So if you're trying to calculate the exact acceleration at the exact microsecond, force is equal to ma लगा के करोगे because it is a local phenomena. हर एक टाइम पे जितनी फोर्स होगी उसी टाइम पे उतनी एक्सेलरेशन होगी. इट इज़ अ लोकल फिनोमिना. ठीक है, देन इट विल बी अ मैथमेटिकल नाइटमेयर टू फाइंड आउट दिस थिंग. ठीक है, इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एट एवरी पॉइंट बिकॉज हर पॉइंट पे द फोर्स इज इतने कम सेकंड के लिए द फोर्स इज स्पाइकिंग सो मच. ठीक है, एंड इट इज़ कमिंग डाउन. सो टू इम्पल्स इज लुकिंग एट द बिग पिक्चर, आपका टोटल देख रही है इम्पल्स के कितना इसमें, हाउ मच इज द फोर्स बीन एक्यूमुलेटेड इन दैट स्मॉल टाइम इंटरवल. ठीक है, तो इट बाईपासेस द मेसी chaotic details of collision. It says I don't care exactly how the force fluctuated, I just care what is the total blow, that is how much is the force being delivered in the time. Total blow means how much is the force being delivered in the time to the object in that particular time window, right? So that is why in the collision cases solving with the impulse it is quite helpful. ठीक है, right? So this is impulse. अब हम देखते हैं, we are going to see some problems to get into our concept better. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा दे रखा है, इन ए पर्टिकुलर क्रैश टेस्ट अ कार ऑफ मास 1500 kg कोलाइड्स विद अ वॉल. ठीक है, तो ये वॉल है, ये कार इज 1500 kg का, इट इज़ मूविंग हेयर और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है -15 से जा रही है और फाइनल वेलोसिटी इट इज़ बीन गिवन कि आफ्टर कोलिजन इट इज़ गोइंग हेयर विद 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दैट मीन्स जब ये कोलाइड हुई होगी, इसकी फोर्स एकदम इंक्रीज हुई होगी, तो इसकी स्पीड उसने क्या करी होगी, -15 से पहले 0 ले गया होगा और फिर 0 से इस डायरेक्शन में इसने 5 मीटर पर सेकेंड कर दी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स एकदम से स्पाइक अप हुई होगी और एकदम से डाउन गई होगी. ठीक है, और फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में लग गई होगी, राइट. सो इन दैट केस इफ़ यू सी के you could not able to find out point by point कितनी फोर्स लग रही है. ठीक है, बट व्हाट वी कैन फाइंड आउट बिकॉज यहाँ पे मेरे को यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी यहाँ से कितनी से जा रही थी. वेलोसिटी
आफ्टर कोलिशन भी निकाल सकते हो। ये दोनों आपने वेलोसिटी निकाल दी तो आपको क्या पता लग जाएगा, यू विल गेट टू नो कि हाउ मच इज़ योर यू विल गेट टू नो हाउ मच इज़ द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम से आपका क्या मिल जाएगा, इम्पल्स मिल जाएगा। और इम्पल्स क्या होता है आपका, दैट इज़ फोर्स इनटू कितने टाइम पीरियड के लिए आपका वो ब्लो हुआ है, ठीक है। अगर वो टाइम पीरियड मेरे को मिल गया, जैसे कोलिजन कितने सेकंड तक चला, इतना टाइम पीरियड तक लगा, तो आई कुड एबल टू फाइंड आउट माई फोर्स, ठीक है। हम इससे आराम से फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें यही करना है यहाँ पे, फाइंड द इम्पल्स कॉज्ड बाय द कोलिजन एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है। तो इम्पल्स निकाल लेंगे, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, आपके पास फोर्स आ जाएगी। तो हम कार वी हैव टू यूज़ द वेक्टर्स बिकॉज अगर सिंगल डायरेक्शन में जा रही है तो प्लस माइनस से ले सकते हो आप, स्केलर क्वांटिटी और प्लस माइनस साइन लगा के, बट मोस्टली मोमेंटम और इम्पल्स वगैरह दे आर ऑल हैविंग द डायरेक्शनल इम्पैक्ट, तो सॉल्व इट विद द वेक्टर्स। सो कार इनिशियली किस तरीके से जा रही है, -15 से जा रही है, ठीक है, -15 आई। इट इज़ फर्स्ट क्या होगी, इट विल बॉट, जब कोलिजन हुआ होगा ये बिल्कुल इसकी स्पीड जीरो हुई होगी एंड देन द मोमेंटम गॉट चेंज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो इट एंड एवरीथिंग हैपन्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, right? It will move back in opposite और final velocity is nothing but +5 I, ठीक है। ना जो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लेते हैं, वी ओनली कंसिडर कि वो फोर्सेस कंसिडर करेंगे जहाँ पे दैट इज़ गोइंग टू हैव द, बिकॉज इम्पल्स जो मैक्सिमम इम्पल्स क्रिएट कर रही है उस टाइम पीरियड पे, बिकॉज यहाँ पे हमारी कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं कार के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होगी, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही होगी और एक ये कोलिजन फोर्स लगी होगी इसके टाइम पे, या एक एयर ड्रैग भी होगा। बट हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स होगी दैट इज़ वेरी लेस, बिकॉज इम्पल्स क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स का इतने टाइम पीरियड के लिए, फ्रिक्शन फोर्स तो वैसे ही कम होगी और उसका इतने टाइम पीरियड के लिए इम्पल्स बहुत ही कम आएगा, विच इज़ नेग्लिजिबल इन कंपेरेबल टू अर फोर्स विच इज़ बीन डिलीवर्ड बाय द कोलिजन, ठीक है। उससे कंपैरिजन में दैट विल बी क्वाइट नेग्लिजिबल। सेम वे आप ग्रेविटी देखो, ग्रेविटी तो एक तो इम्पैक्ट डालेगी नहीं मोमेंटम पे, बिकॉज ग्रेविटी परपेंडिकुलर वर्क कर रही है, आपकी जो चेंज इन मोमेंटम हुई है विच इज़ इन एक्स डायरेक्शन, आपकी ग्रेविटी वाई में कर रही है। इनफैक्ट ग्रेविटी होती भी हो दैट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट, अगर आपका वर्टिकल में कोलिजन हुआ है तो उसमें भी इफेक्ट नहीं डालेगी। अगेन द सेम थिंग कि ग्रेविटी की फोर्स इज नॉट दैट मच एंड प्लस द टाइम पीरियड, इतने टाइम पीरियड के लिए जो उसकी इम्पल्स निकल के आएगी F/T करेंगे तो इतनी छोटी आएगी, दैट इज़ नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द फोर्स विच इज़ बीन डिलीवर्ड ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। तो वो बहुत ही मिनिमल होती है, तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेम वे एयर ड्रैग भी बहुत छोटी होती है, हम बाकी सारी फोर्सेस हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं व्हेन वी आर सीइंग द कोलिजन रिलेटेड फिनोमेना जहाँ पे फोर्स एकदम स्पाइक अप होती है, राइट। तो हमने क्या किया, इन तीनों फोर्सेस को हमने नेग्लिजिबल ले लिया फॉर द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, राइट, because these three forces could not able to change the momentum, only the collision force has changed the momentum, right। now we'll write down initial ये आपकी इनिशियल मोमेंटम कितनी कैरी करके, इनिशियल मोमेंटम मतलब कितना मोशन कैरी कर रहा है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है इसका, मास इज बिन गिवन 1500 इंटू -15, ठीक है, बिकॉज इस डायरेक्शन में जा रहा है, -15 आई कर लो या, ठीक है, प्लस जे इज इक्वल टू 5 आई प्लस इंटू 1500, ठीक है। ये क्वांटिटी ऑफ मोशन हो गया आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। नाउ जे आपका कितना आ गया, दैट इज 3 × 10⁻⁶ आई, ठीक है, दैट इज द जे यू आर गेटिंग इट एंड फाइनल द जे की जो इम्पल्स जो होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। द वॉल इज गोइंग टू डिलीवर द इम्पल्स इन टू द कार इन दिस डायरेक्शन और कार जो डिलीवर करेगी वॉल पे इम्पल्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, इक्वल इन अपोजिट, बट डायरेक्शन इक्वल होगी बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आ गया 3 × 10⁻⁶, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, राइट। नाउ फोर्स हमारी सिंपल J डिवाइड बाई डेल्टा टी कर दिया, डेल्टा टी कितना है आपका, दैट इज 0.150, you'll get this answer, right। नाउ सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, आपकी क्या दे रखी है यहाँ पे, डिस्क ऑफ मास 10 ग्राम इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली बाय थ्रोइंग द मार्बल अगेंस्ट इट फ्रॉम द ब्लो। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से मार्बल थ्रो कर रहे हो, ठीक है, यू आर कंटिन्यूसली थ्रोइंग द मार्बल 10 मार्बल पर सेकेंड, यू आर थ्रोइंग द 10 मार्बल पर सेकेंड, ठीक है। तो जब 10 मार्बल इसको हिट कर रहे होंगे, कोलिजन हो रहा होगा तो दैट मीन्स इट इज़ गिविंग द इम्पल्स है, वो इम्पल्स से फोर्स आ रही होगी और वही फोर्स इस mg को, इसको वेट को बैलेंस कर रही होगी, ठीक है। सो हमारे को ये देखा है, द मास ऑफ ईच मार्बल इज दिस, कैलकुलेट द वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करे डिस्क को, assume that the marble strike the disc normally and rebound down with normally, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं ये मार्बल्स एंड इट इज़ गोइंग डाउन लाइक दिस, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें ये डिस्क का वेट बैलेंस करना है, तो वेट क्या है इसका mg, अगर ये इसको कोलाइड नहीं कर रहे होते तो इट विल फॉल डाउन। अब क्या कर रहे हैं, इसके कोलिजन से ये कोलाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो देर विल बी कोलिजन से क्या हो रहा है,
इनकी मोमेंटम चेंज हो रही है, मोमेंटम चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ डिलीवरिंग द इम्पल्स है, ठीक है, इट इज़ डिलीवरिंग द इम्पल्स डिलीवर कर रहे हैं, दैट मीन्स इनके पास फोर्स होगी, ठीक है, दे आर डिलीवरिंग द फोर्स ऑन द डिस्क एंड दैट फोर्स इज बैलेंसिंग योर mg, ठीक है। अब हम निकालते हैं इम्पल्स निकालते हैं, दैट फोर्स निकालते हैं, वी आर गोइंग टू बैलेंस इट विद mg, ठीक है। तो अब वो इम्पल्स किस तरीके से निकालेंगे, हमें पता है चेंज इन मोमेंटम क्या हो रही है, पहले ये इस डायरेक्शन में जा रही है और चेंज इन मोमेंटम ये हो रही है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, तो इनिशियल इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं, इनिशियल मोमेंटम प्लस जे, ठीक है, दिस वी आर गेटिंग इट ऑन द बॉल, ये जो जे आएगा दैट इज ये बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट जो मोमेंटम चेंज हो रहा है बॉल में हो रहा है ना, तो जे जो आएगा यहाँ पे बॉल की जो डिस्क बॉल के ऊपर लगा रही है, इक्वल एंड अपोजिट हमारा जो बॉल डिस्क के ऊपर लगाएगी बस, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस हमारी। तो इनिशियल मोमेंटम प्लस आपका यू विल गेट इनिशियल मोमेंटम प्लस आपका इम्पल्स हो गया which the disc is delivering on the balls is equal to final momentum, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव वी आर टेकिंग 10v प्लस जे, और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है तो माइनस mv हो गया हमारा, ठीक है। इसको उधर ले जाओ तो इम्पल्स आ गई आपकी, दैट इज तो इम्पल्स ऑन द बॉल क्या आ रही है आपकी, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज -20 mv, ठीक है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। इम्पल्स ऑन द डिस्क विल बी इन दिस डायरेक्शन, सेम इक्वल वैल्यू बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर एवरेज बॉल निकालनी है तो दिस इज द इम्पल्स विच इज प्रोवाइडिंग सो यहाँ पे हमारी 10 बॉल्स है ना, 10 बॉल्स, सो यहाँ पे इफ़ यू आर हैविंग बाय थ्रोइंग द 10 मार्बल अगेंस्ट इट पर सेकंड दे आर डिलीवरिंग, तो यहाँ पे इन एवरी सेकंड हाउ मच इज द फोर्स वी डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, इन एवरी सेकंड वी डिवाइड बाय 1 एंड देन विल गेट दिस, दैट इज द एवरेज फोर्स which average force on the ball by the disc। अब same this will be equal and opposite, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ लगा दिया हमने, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल बी डिलीवरिंग। तो यहाँ पे यही सेम फोर्स है जो बॉल है, इट इज़ बीन गिविंग इट टू द तो यहाँ पे हमने 10 वी हैव ऑलरेडी टेकन बिकॉज 10 बॉल्स हैं, ये 10 मार्बल्स है ना, 10 और मास हमने अभी तक इसका मास रखा नहीं है, हमने बाद में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल बी डिलीवर्ड टू द डिस्क, ठीक है। अब ये इक्वल दिस फोर्स विल इक्वेट इट विद द मास, ठीक है, ये फोर्स आ गई हमारी, विल इक्वेट विद द मास ऑफ द डिस्क इनटू जी, और उसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वी पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल m, कैपिटल M इस मार्बल का मास हमारे पास 5 है और डिस्क का मास 10 है, ठीक है, विल गेट द वैल्यू फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ गई हमारी 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, यहाँ पे क्या है, यू शेप स्मूथ वायर हैज़ अ सेमी सर्कुलर बेंडिंग, ठीक है, ये इस तरीके से मेरा स्मूथ वायर है, वैसे सेमी सर्कुलर बेंडिंग, सेमी सर्कुलर मीन्स दिस इज सेमी सर्कल, ठीक है, बिटवीन द, तो ये मेरा डी है, तो आई कुड एबल टू गेट इट्स सर्कमफेरेंस के कितनी लेंथ है, आई कुड एबल टू गेट इट फ्रॉम दिस, दैट विल बी 2 पाई आर होता है टोटल का, तो इसका पाई आर हो जाएगा, और आर हमारे को दे रखा है दैट इज d/2, तो पाई d/2 हो जाएगा, पाई d/2, ठीक है। नाउ अ बीड ऑफ मास एम मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ से बीड मूव कर रही है इसके ऊपर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एंटर्स द वायर, यहाँ से एंटर करती है एंड एंटर्स द सेमी सर्कुलर बेंड एट 8, और ए से एंटर करती है और बी से वो यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो अब देखो ना इसकी क्या हो रही है, इसकी ये इधर क्वांटिटी ऑफ मोशन कैरी कर रही है कुछ m/v, अब क्या कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन इज गेटिंग चेंज, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो गई ना, मोमेंटम चेंज हो गई यहाँ पे, सो इट इज़ कमिंग आउट विद द सेम वेलोसिटी। तो इसकी क्या, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मोशन ये है, ठीक है, तो दैट मीन्स इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन आपने मोमेंटम चेंज कर दिया, मोमेंटम चेंज हुआ तो डेफिनेटली इस कुछ फोर्स अप्लाई होगी, तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीड ऑन द पार्ट ए बी ऑफ द वायर, ठीक है, इस ए बी से कितनी फोर्स अप्लाई हुई, तो वी कैन फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम से क्या आ जाएगा, मेरा इम्पल्स आ जाएगा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे, चेंज इन मोमेंटम करेंगे तो आपका जे आ जाएगा। नाउ जे क्या देता है आपका टोटल, हाउ मच इज़ द फोर्स एक्यूमुलेटेड ओवर द टाइम, तो जे क्या देता है आपका, दैट इज़ नथिंग बट एफ इंटू डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी किस तरीके से निकालना है, दैट मीन्स आपको यहाँ से मूव करके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा इसको, दैट इज़ द टोटल फोर्स विच विल बी डिलीवर्ड, ठीक है। तो ये डेल्टा टी मैं किस तरीके से निकालूंगा, मेरे को वेलोसिटी पता है इसकी एंड आई नो इसका सर्कमफेरेंस बिकॉज मेरे को ये डी पता है, तो आई कुड एबल टू फाइंड आउट इट्स टाइम, तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो फोर्स एवरेज क्या होती है आपकी, एवरेज फोर्स विल बी नथिंग बट जे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड इन टोटल टाइम इंटरवल। टोटल टाइम इंटरवल निकालने के लिए हमने क्या किया, टाइम इंटरवल क्या हुआ आपका, पाई आर, इसका 2 पाई आर होता है, तो ये सेमी सर्कल है तो पाई आर बाई वी, आर के हमने पुट कर दी d/2, तो पाई d/2v इज बाई डेल्टा टी आ गया। नाउ इसमें इम्पल्स निकालनी है, इनिशियल मोमेंटम ये नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे तो -mv प्लस जे इज इक्वल टू mv, इसको इधर ले जाएंगे तो इम्पल्स ऑन द बॉल विल बी ऑब्वियसली इन दिस डायरेक्शन, दैट्स वाई इस डायरेक्शन गॉट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पल्स आ गई 2mv इंटू आई, राइट। अब एवरेज फोर्स निकालनी है तो आप जे से ये डिवाइड कर दो, यूल गेट द एवरेज फोर्स, ठीक है, आपके पास एवरेज फोर्स आ जाएगी, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट में क्या कह रहा है, और विंड विद अ वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से विंड जा रही है आपकी विच इज़ बिन मूविंग विद अ वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ब्लोज नॉर्मली अगेंस्ट वन ऑफ द वॉल ऑफ द हाउस, ये वॉल है, इस पर इट इज़ नॉर्मली हिटिंग, ठीक है, ये नॉर्मली हिट कर रही है इसको, ठीक है, इट इज़ नॉर्मली हिटिंग द हाउस विद एन एरिया, ये जो एरिया है ये इस तरीके से अगर वॉल है आपकी, ठीक है, तो ये नॉर्मली हिटिंग, और ये जो जितने एरिया पे हिट कर रही है, दिस एरिया हैज़ बीन गिवन टू अस, दैट इज़ 108 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इफ द एयर मूव्स पैरेलल टू द वॉल, ठीक है, एयर आपकी पैरेलल टू द वॉल मूव कर रही है, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट, ओके, एयर मूव्स पैरेलल टू द वॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग इट, तो अभी ये क्या कर रही है, वॉल पे नॉर्मली हिट कर रही है, उसके बाद ये पैरेलल चली गई, दैट मीन्स इसका मोमेंटम चेंज हुआ, ये कुछ कैरी कर रही थी ना अपने साथ मोमेंटम क्या होता है, कितना मास कैरी कर रही है इनटू इसकी वेलोसिटी पता है, मास किस तरीके से निकालेंगे, मेरे को एरिया दे रखा है, ये कितने वॉल के कितने पोर्शन पे हिट कर रही है, ठीक है, ये एरिया हो जाएगा, और देन आई कुड एबल टू फाइंड आउट ये अगर मैं निकाल लूँ दिस लेंथ, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ इज़ नथिंग बट योर वॉल्यूम, ठीक है, बिकॉज मास क्या होता है आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हमारे को दे रखी है एयर की, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होगा आपका, एरिया इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ होगा, लेंथ मेरे को दे रखी है, सॉरी लेंथ नहीं दे रखी है, एरिया दे रखा है, ठीक है, तो विल राइट डाउन एल, बट यहाँ पे क्या होगा हमारे को, ये लेंथ दे रखी है, बट मेरे को वेलोसिटी दे रखी है, दैट मीन्स आई हैव गॉट वेलोसिटी दे रखी है, दैट मीन्स ये लेंथ इसने कितनी देर में कवर अप करी होगी, कितने टाइम पीरियड में, दैट वी कैन ईजिली फाइंड आउट, टाइम इज़ नथिंग बट इक्वल टू एल बाई वी, ठीक है, इसको उधर ले जाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा एल इज़ नथिंग बट वी इंटू टी, ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है इंटू दिस टाइम पीरियड में मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी, तो वॉल्यूम कितना हो गया आपका, रो वॉल्यूम कितना, ए इंटू वी इंटू टी, ठीक है, दैट इज़ योर वॉल्यूम, रो एरिया वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, एल की जगह मैंने वेलोसिटी इंटू टाइम रख दिया, ठीक है, सो ये हमारे पास एरिया आ गया, राइट, सॉरी ये हमारे पास मास आ गया, मास ऑफ द एयर स्ट्राइकिंग, ठीक है, इन द टाइम टी, ठीक है, तो नाउ मेरे पास मास आ गया, तो मेरे पास इसकी मोमेंटम आ जाएगी, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इसकी मास इंटू 100 हो गई, ठीक है, 100 से जा रही है, और फाइनली इसकी मोमेंटम क्या हो गई, एक्सट्रैक्शन में विल बी 0, बिकॉज इसके बाद क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है, ये अभी क्या है नॉर्मली हिट करिए, उसके बाद पैरेलल जा रही है, तो दैट मीन्स इस डायरेक्शन में इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन विल गेट 0, तो फाइनल मोमेंटम पी फाइनल अगर मेरे को लिखनी है, इनिशियल मोमेंटम विल बी 100 है इंटू एम, और पी फाइनल इज नथिंग बट दैट विल गेट इक्वल टू 0, तो देन वी कैन फाइंड आउट इम्पल्स आ जाएगी हमारी चेंज इन मोमेंटम से, और इम्पल्स आ जाएगी तो यू कैन फाइंड आउट योर फोर्स, ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इनिशियल मोमेंटम प्लस आपकी जे यहाँ पे इक्वल टू आएगा, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इज़ नाउ 0, फाइनल मोमेंटम 0 हो गई है इनिशियल, बिकॉज यहाँ से ये ऐसे नॉर्मल हिट करके ये फिर पैरेलली जा रहा है, दैट मीन्स इसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी विल गेट 0, राइट, तो इनिशियल मोमेंटम माइनस एम वी, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, प्लस जे विल गेट इक्वल टू 0, जे आ गया आपका एम वी, अब आपको एम की वैल्यू निकालनी है, एम क्या होगा आपका, मास हमने ऑलरेडी देखा, दैट इज़ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होगा आपका, एरिया इंटू लेंथ इंटू रो, ठीक है, लेंथ को आपने क्या लिख दिया, एरिया इंटू वी टी, ठीक है, सॉरी लेंथ को आपने क्या लिख दिया, वी टी इंटू रो, ठीक है, तो दैट इज़ योर एरिया, हाँ एरिया, तो ये आपका मास इंटू वॉल्यूम कितना आ गया, एरिया इंटू सॉरी रो एरिया इंटू ये आपका आ गया, दिस इज़ योर डी, मतलब ये लेंथ को आपने यहाँ पे वी टी लिख दो, वी इंटू टी लिख दो, ठीक है, इसको डी की जगह हम लिख सकते हैं वी इंटू टी, ठीक है, इंटू वी, अब यहाँ पे वॉल्यूम, ये आपका फोर्स एवरेज क्या है, दैट इज़ इम्पल्स ओवर टाइम, ठीक है, इतने टाइम में ही, इन दिस टाइम ओनली वी हैव गॉट द लेंथ, तो दिस टी विल गेट कैंसिल, आपके पास फोर्स आ जाएगी, दैट इज़ रो ए वी स्क्वायर, ठीक है, सो दैट इज़ द फोर्स एवरेज, दैट इज़ द फोर्स एवरेज ऑन द वॉल, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सो यहाँ पे क्या दे रखा है, द फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, तो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, वेलोसिटी देता है, तो मेरे को वेलोसिटी मिल गई यहाँ पे, तो वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, दैट इज़ स्लोप कितना हो गया इसका, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो गई यहाँ पे, ठीक है, देन उसके बाद क्या हो गई इसकी वेलोसिटी, अभी पॉजिटिव थी इस डायरेक्शन में, फिर क्या हो गई इस डायरेक्शन में हो गई, अब इस डायरेक्शन में क्या है इसका, अगर मैं स्लोप निकालूँ तो अगेन द स्लोप विल बी -1 -1, यहाँ पे +1 था, यहाँ पे -1, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में +1 जा रही है, फिर यहाँ पे ये एकदम हिट किया, कुछ ना कुछ कोलिजन हुआ होगा, तभी इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, दैट मीन्स ये यहाँ से पार्टिकल इधर मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे कुछ हिट किया और फिर इसकी वेलोसिटी -1 इधर हो गई, ठीक है, ये 1 से इधर मूव कर रहा था 1 मीटर से, फिर यहाँ पे इसकी हिट करने के बाद -1, ठीक है, फिर ये यहाँ पे पहुँचा होगा, फिर ये यहाँ पे जब पहुँच के ये हिट किया होगा, फिर से इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है, सो दैट मीन्स 2 कोलिजन्स आर हैपनिंग एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट,
ठीक है। तो ये दो वॉल के बीच में ये यहाँ से स्टार्ट किया होगा 1 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे हिट किया, ठीक है। ये 2 सेकंड में यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे हिट किया, फिर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, ये इस डायरेक्शन में मूव किया, फिर यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे पहुँचा है, फिर इस वॉल से हिट करेगा, फिर इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज इट्स बीन गिवन टू अस। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम पीरियड बिटवीन टू consecutive impulses. So consecutive impulses will be in this time, so that is 2 seconds. And what is the magnitude of each impulse? तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, यहाँ पे इम्पल्स क्या होता है आपका, इम्पल्स मोमेंटम में क्वेश्चन लगा दो, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितनी है, दैट इज यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी, ठीक है। 0 to 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड, और 2 से 4 में -1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इनिशियल मोमेंटम इट इज कैरिंग मास इनटू वेलोसिटी इन प्लस जे, that will final velocity will be -1 into m, तो आपके momentum comes out to be equal to -2m. now you put the value here, m की वैल्यू आप पुट कर दो, you will get the answer, ठीक है। आपके पास you will get the impulse which has been given to the ball, ठीक है, right, ठीक है। so this is all regarding our impulse, ठीक है। तो इम्पल्स अभी खत्म नहीं हुआ, इम्पल्स बहुत आएगा हमारा जब सेंटर ऑफ मास और जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कोलिजन पढ़ेंगे, देयर ऑल्सो विल बी हैविंग द इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स काफ़ी जगह आएगा, दैन रोटेशन में भी पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट हम इम्पल्स का, जहाँ जहाँ पे कोलिजन होगा, जहाँ पे कोलिजन हो रहा है या आपकी फोर्स एकदम सडन चेंज आ रहा है फोर्स में, उस पोजीशन पे इट्स बेटर टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर कोलिजन इन व्हाइल यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, विच इज़ आवर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थर्ड। न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं। तो हमने देखा फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अ टू बॉडी इंट्रैक्शन, ठीक है। एक मैटर का दूसरे मैटर के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है, देन ओनली इट इज़ द फोर्स, ठीक है। वन मैटर इज डिलीवरिंग द फोर्स टू द अनदर मैटर, और वो उस इंट्रैक्शन में द फोर्स इज बिन हैपनिंग एंड दैट इज चेंजिंग द स्टेटस क्वो ऑफ द मैटर, ठीक है। तो हमने अभी तक जस्ट भी पढ़ा है कि एक मैटर, सपोज फॉर इंस्टेंस ये बॉल है, व्हेन यू किक ए बॉल, तो हमने अभी तक देखा था कि अगर ये बॉल पे ये मैटर बॉल, तो ये मैटर 1 हो गया, ठीक है। ये मैटर 1 हो गया, दैट इज वी कैन टेक इट बी, ठीक है। ये मैटर बी हो गया। अभी अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, अभी ये सिंपल बॉल पड़ी हुई है, तो पड़ी हुई है बिकॉज ऑफ आवर न्यूटन्स लॉ 1 क्या कहता था हमारा, कि बॉडी अपने आप से अपना मोशन चेंज नहीं कर सकती है, आप अपना स्टेटस को चेंज नहीं कर सकती। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मूव करेगी तो मूव करती रहेगी। इन द यूनिफॉर्म मोशन अगर मूव कर रही है इन स्ट्रेट लाइन, वो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी। तो अभी बॉल अगर मेरी रेस्ट पे पड़ी हुई है, दैट मीन्स जब मेरी बॉल रेस्ट पे पड़ी हुई है तो अपने आप तो चेंज नहीं करेगी। सो दैट इज व्हाट द न्यूटन फर्स्ट लॉ सेड, कि व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, द बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेटस को, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। नाउ मैंने क्या किया, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई, इसको पुश किया यहाँ पे, ठीक है। अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर कुछ आएगी, देन द बॉल इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। अब वो नेट एक्सटर्नल वो बॉल कितनी फास्ट मूव करेगी, कैसी जाएगी, दैट वी कैन गेट इट फ्रॉम द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमारे क्या बताता है, मैंने फोर्स लगाई इस पर फ्रॉम द व्हेन आई किक द बॉल, देन आई अप्लाइड द फोर्स ऑन ए बाई बी एंड दैट इज गोइंग टू गिव इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। दैट इज मास मेरे को पता है फुटबॉल का, दैट इज गोइंग टू गिव इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ आई हैव गॉट द फ्रॉम द सेकेंड लॉ कि बॉल किस तरीके से मूव करेगी, बट हमारे को पहला लॉ और सेकंड लॉ दोनों बताते हैं अबाउट दिस बॉल, ठीक है, एक मैटर के बारे में। बट व्हाट इज हैपनिंग विद द फुट, व्हाट इज हैपनिंग विद द सेकंड मैटर, दैट इज गोइंग टू बी टेल बाय योर न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारे को बताता है कि जो दूसरी बॉडी के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, ठीक है। सो फर्स्ट एंड द सेकंड लॉ अबाउट द बॉडी बी, नथिंग अबाउट द बॉडी ए, ठीक है। एंड द सेकंड न्यूटन थर्ड लॉ टेल्स अस अबाउट द व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बॉडी टू, राइट। सो इसका और एग्जांपल अगर आप देखो, व्हेन यू टेक अ बुक, ठीक है, आप उसको कॉर्नर से अगर आप प्रेस करोगे, अगर आपको कॉर्नर से प्रेस करोगे, यू विल सी अ डेंट इन योर हैंड, ठीक है, आपके ऊपर डेंट आ जाएगा हैंड पे। दैट मीन्स ऑब्वियसली द बुक इज ऑल्सो पुटिंग सम प्रेशर, और बुक इज ऑल्सो पुटिंग द फोर्स ऑन योर थंब, ठीक है। बुक इज ऑल्सो पुटिंग द फोर्स ऑन योर थंब, ठीक है। तो उसी को अब वी आर गोइंग टू डिफाइन इट न्यूटन थर्ड लॉ विद दिस, कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स कम इन इंट्रैक्शन, ठीक है, इफ टू ऑब्जेक्ट इंट्रैक्ट, force on object B by force exert by A on B is equal in magnitude and opposite direction to the force exerted by B on A, ठीक है। दैट मीन्स जब मैंने A ने B पे जो फोर्स लगाई है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो B है वो A पे लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो B है वो A पे लगाएगा, ठीक है। सो व्हेन द वी कॉल वन फोर्स को हम एक्शन बोल देते हैं, ठीक है। व्हेन द बॉडी ए इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन बी, वी कॉल इट एक्शन। अब जो सेम जो बॉडी बी है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, दैट इज ऑन बॉडी ए, ठीक है। सो फोर्स ए ऑन बी इज व्हाट वी कॉल द एक्शन, एंड द फोर्स बाय द बॉडी एक्सर्टेड बाय द बॉडी बी ऑन ए, वी कॉल इट अ रिएक्शन, ठीक है। सो नाउ वी आर हैविंग टू फोर्सेज हियर विच इज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। नाउ
जो उसमें नोटिसेबल बात है, दीज टू फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, बिकॉज ये जो फोर्स है आपने जो फुट से इसको हिट किया, दैट मीन्स ये फोर्स इस वाली बॉडी पे एक्ट कर रहा है, जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो रही है वो आपके फुट पे एक्ट कर रही है, दैट मीन्स बोथ द फोर्सेस आर ऑन द डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, ये दोनों फोर्सेस हैं, दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। सेकेंड थिंग इज दे आर एक्ट अलॉन्ग द सेम लाइन, ठीक है, तो अगर इसने यहाँ पे हिट किया तो दे विल बी एक्टिंग अपोजिट इन द सेम लाइन, ये नहीं आपकी फोर्स यहाँ पे ये है और इस पे आपके फुट पे फोर्स इस डायरेक्शन में, दे बोथ विल बी एक्टिंग इन द सेम लाइन। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन कोपेयर एंड इन द सिंगल इंट्रैक्शन, ठीक है, जब भी इंट्रैक्ट होगा दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन कोपेयर, ठीक है, राइट। सो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो when you blow the nail with the hammer, जब आप करते हो तो when you are applying the force on the nail, तो same way nail is also applying the force along the direction along the same line of direction to the hammer, ठीक है, तो यहाँ पे line of direction will be same, ठीक है, line of force of direction will be same plus equal and opposite will be there, ठीक है। same way when the ball is colliding with the ball, तो ball जो force लगाएगी इस पे wall पे and same जो wall है वो force लगाएगी बॉल पे, ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा एंड इट विल बी ऑन द डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। नाउ थर्ड इज एक्शन एंड रिएक्शन इज वाइल यू आर वॉकिंग, जब आप वॉक करते हो तो आप क्या करते हो, यू पुश द ग्राउंड विद योर फीट, ठीक है, आप पुश कर रहे हो ग्राउंड को एंड द ग्राउंड इज पुशिंग यू बैक, तो दैट with this only you could able to walk, ठीक है। so the action which you are doing, that the force you are exerting on the ground and the ground in the reaction is giving a force to you, ठीक है। same way when you are swimming में भी आप क्या करते हो, you are dragging the water with your hair, तो आप with your hand, तो आप क्या कर रहे हो, you are pushing the water back with your hand and the water is pushing you in forward, ठीक है। same way in the car also आप क्या करते हो, suppose this is a front wheel drive, तो front wheel आप क्या कर रहे हो, it has been rotating, आप क्या कर रहे हो, जो ग्राउंड है उसको पुश कर रहे हो पीछे की साइड में, तो ग्राउंड क्या कर रहा है, आपको आगे की साइड में पुश करेगा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये रोटेट करेगा ना, तो रोटेट करेगा तो इस वाले पॉइंट पे ग्राउंड को क्या होगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट इज पुशिंग इट बैक, नाउ इट इज नाउ द सेम फ्रिक्शन विद द रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट इज़ गोइंग टू पुश इट फॉरवर्ड, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड में पुश करेगी कार। तो जितना भी आपका मोशन होता है, ऑल आर मोशन, ठीक है, आप चाहे वॉकिंग देख लो, कार ड्राइविंग देख लो, आप चाहे स्विमिंग देख लो, और आर मोशन आर अकाउंट फॉर आर रिएक्शन फोर्सेज, ठीक है। एंड we will see कि friction हम whenever the friction comes into our mind, it is always have a negative connotation, हमेशा नेगेटिव साइड में रहता है कि फ्रिक्शन खराब होती है, बट इट इज़ नॉट द केस। आप देखोगे जितना भी आपका मोशन हो रहा है, वट एवर द मोशन इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो देयर विल नॉट बी एनी मोशन, तो फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज इट इज नॉट ऑलवेज बी टेकन इन द नेगेटिव कॉनोटेशन, द फ्रिक्शन इज बोथ द साइड्स, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो दैट मीन्स यहाँ पे आपका, अगर यहाँ पे आइस रखी हो तो आपका क्या होगा, आप यहाँ पे इसको ग्राउंड को पुश कर रहे हो, फ्रिक्शन नहीं है तो आपका पैर पीछे स्लिप कर जाएगा, द रिएक्शन विल नॉट बी देयर एंड यू कुड नॉट एबल टू वॉक। सेम वे आप यहाँ पे क्यों ड्रैग कर पा रहे हो वाटर को, बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन हैंड एंड वाटर। आप एयर में स्विम करके दिखाओ, देयर इज नो फ्रिक्शन। आप एयर में अगर आप ऐसे हाथ लगाओगे तो यू विल नॉट बी मूविंग फॉरवर्ड। वाई यू आर मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन योर हैंड एंड द वाटर, एंड when you push the water with your hand and the water is then going to push you in forward. सेम वे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आइस हो जाए तो आप व्हील रोटेट कर रहे हो, आपका व्हील एक ही पॉइंट पे रोटेट करता रहेगा, ठीक है, इसी पॉइंट पे रोटेट करता रहेगा अगर फ्रिक्शन नहीं है। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या हो रही है, यू आर पुशिंग द ग्राउंड बैक एंड द ग्राउंड इज पुशिंग यू फॉरवर्ड, ठीक है। सो हम और एक्सप्लोर करेंगे ये सारी चीज़ें, वी आर हैव अ सेपरेट डेडिकेटेड लेक्चर्स फॉर द फ्रिक्शन, तब हम इस कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर करेंगे। बट यहाँ पे अभी के लिए कि आपकी जितनी भी पेयर फोर्सेस होती हैं, एक तो सेम टाइम पे लगेंगी, सेम लाइन ऑफ फोर्स होगी, और दो बॉडीज़ आप डिफरेंट बॉडीज़ पे लगेंगी। और जितनी भी रिएक्शन फोर्सेस हैं, चाहे यहाँ पे रिएक्शन मिल रहा है, चाहे यहाँ पे रिएक्शन मिल रहा है, चाहे यहाँ पे रिएक्शन मिल रहा है, जितना भी रिएक्शन फोर्सेस हैं, दे ऑल अकाउंट फॉर आवर मोशन, ठीक है। एंड द रीज़न बिहाइंड दैम, जो रिएक्शन फोर्स मिल पा रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। अगर हमने देखा, अगर आइस होगी तो यू कैन नॉट अप्लाई द एक्शन फोर्स नहीं अप्लाई कर पाओगे तो यू कैन नॉट हैव अ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन नहीं होगा तो आप मूव नहीं कर पाओगे, राइट। Now another concept in this कि just because the two forces are equal and opposite, it is not दो फोर्सेस अगर इक्वल एंड अपोजिट हो जाएं, इट इज़ नॉट एन एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। अगर दो फोर्सेस हमारी इक्वल एंड अपोजिट हो जाएं तो दैट इज़ नॉट कंप्राइजिंग ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन नहीं है, दैट इज़ नॉट अ न्यूटन्स, दैट वी कैन नॉट अप्लाई द न्यूटन्स थर्ड लॉ देयर, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन अगर एक बॉडी पे वी आर हैविंग टू फोर्सेस विच आर इक्वल एंड अपोजिट एंड दे आर पासिंग थ्रू द सेम लाइन, ठीक है। नाउ हमारे न्यूटन्स थर्ड लॉ में की जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है, टू फोर्सेस
एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन बट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है. दैट्स इज आवर मेजर कॉन्सेप्ट, इट शुड एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी. लाइक फॉर एग्जांपल से समझते हैं, अगर हमारे पास टेबल है, टेबल के ऊपर ये एप्पल रखा हुआ है, ठीक है. तो एप्पल के ऊपर इट इज़ अ नॉर्मल फोर्स विच इज़ बीन एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द एप्पल, ठीक है. दिस इज़ द force which the this is a force on the apple by the earth, ठीक है. दिस इज अ फील्ड फोर्स कि अर्थ जो इसको पुल डाउन कर रही है, विच इज़ माई mg, और ये जो टेबल से इसको नॉर्मल मिल रहा है, दिस इज नॉर्मल. नाउ दिस नॉर्मल इज इक्वल टू mg, सो दीज आर नॉट नॉर्मल इज इक्वल टू mg हमारा आ रहा है, बट दीज आर नॉट द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स. दिस इज नॉट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर. वन रीजन इज कि दे बोथ आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी. एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी. अब हम इसके एक्शन एंड रिएक्शन पेयर निकालते हैं, ठीक है. सपोज आपकी ये योर एप्पल इज देयर, तो नाउ इसका एक्शन एंड रिएक्शन पेयर निकालें, तो इट इज़ का जो ये इसका जो एक्शन है दैट इज़ विद द अर्थ, एक्शन एंड रिएक्शन विद द अर्थ, ठीक है. तो दैट मीन्स ये जो एप्पल है, एप्पल को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, एंड सेम इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट से अर्थ को एप्पल अपनी तरफ खींच रहा है. तो फोर्स बाय एप्पल ऑन अर्थ, दैट इज़ अ फोर्स ऑन अर्थ, फोर्स बाय अर्थ ऑन एप्पल, ठीक है. दिस इज फोर्स बाय अर्थ ऑन एप्पल, एंड इक्वल एंड अपोजिट ये इसका कोपेयर होगा विद द अर्थ. सेम वे टेबल के साथ अगर इसका कोपेयर बनाना है, तो एप्पल जो पुश कर रहा है टेबल को डाउन, ठीक है, एप्पल इज पुशिंग द टेबल डाउन, द टेबल इज पुशिंग द एप्पल अप. तो दीज आर द कोपेयर, ठीक है, दीज आर द कोपेयर. नाउ इट इज़ ऑन दिस बॉडी, इट इज़ ऑन टेबल, इट इज़ ऑन दिस बॉडी, इट इज़ ऑन अर्थ, ठीक है. दीज आर द कोपेयर, दीज आर द कोपेयर. हियर द न्यूटन्स थर्ड लॉ इज देयर, ठीक है, नॉट ऑन दिस, ठीक है, इन दिस बिकॉज दे आर ऑन द सेम बॉडी, ठीक है. So n is equal to mg is not a action reaction pair, right? Now we'll see the classic cart and horse paradox, ठीक है. तो हमने इसमें क्या देखा था, we consider a horse attached with the cart initially at rest. The horse start walking forward, the cart also accelerate. जब ये move forward कर रहा है तो cart also accelerate. If the horse pull the cart विद द फोर्स एफ एच इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये यहाँ पे कार्ट को एफ एच से पुश कर रहा है, ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये जो कार्ट होगी ये हॉर्स को पीछे डायरेक्शन में पुश करेगी, एंड दिस विल बी इक्वल इन अपोजिट, ठीक है. दिस विल बी इक्वल इन अपोजिट, एफ सी इज इन बैक डायरेक्शन, एंड दीज टू फोर्सेज आर इक्वल इन अपोजिट. देन हाउ कम द फोर्स इज देयर व्हेन द नेट फोर्स ऑन देम विल बी जीरो, देन हाउ कम दे आर वॉकिंग, हाउ कम दे आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है. द पैराडॉक्स इज बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ, because we have to decide the system, ठीक है. we have to decide the system. We cannot, the system is horse and cart, ठीक है. the system is horse and cart जो है that is the system, and we have to see the force on the system. we cannot take the force by the system. यहाँ पे क्या है, आपने जो ये force ली है, this force which you are taking, the horse is applying on the cart and the cart is applying on the force. this force is by the system, that is not on the system. हमें जो forces consider करती हैं, we take it as a system. we have to take the force which is on the system. इस पूरे system के ऊपर बाहर से कौन सी force लग रही है, that force is going to change the motion, that force is going to change the momentum, that force is going to create the acceleration, that force is going to change the motion, that force is going to drive the system. We have to find the external force. We cannot take the force which is by the system, right? So that is a problem here by in the application of Newton's second and the third law is taking the system wrong, ठीक है, because both of them are moving, so we take them as a system, right? So now what is who is providing this external force? The providing of the external force is when the horse is pushing the ground is pushing the horse, ठीक है, and this action and reaction is because of the friction, ठीक है. So now ground, ये जो ये हमारा हॉर्स है, दैट इज़ पुशिंग द ग्राउंड हेयर, ठीक है. ये ग्राउंड को इस डायरेक्शन में ऐसे पुश कर रहा है, एंड द ग्राउंड इज पुशिंग इट अप, ठीक है. तो नाउ अगर हम देखें इसके दो कंपोनेंट बनाए, एक इधर, सेम वे ग्राउंड भी पुश कर रहा है एक इधर कंपोनेंट, ठीक है. तो ये वाले कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे. जो हमारे ये वाले कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये पीछे पुश कर रहा है, तो जो ये वाला कंपोनेंट है रिएक्शन का, दैट इज गोइंग टू पुश द हॉर्स फॉरवर्ड, ठीक है. ये हॉर्स को फॉरवर्ड पुश करेगा, एंड द रीजन फॉर दिस एक्शन एंड रिएक्शन कुड एबल टू हैपन, इट्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है. सो मेजरली जो एक्सटर्नल फोर्स आ रही है यहाँ पे, दैट इज बाय द रोड विच इज द फ्रिक्शन, बाय द रोड एंड द फोर्स विल बी द फ्रिक्शन हियर, ठीक है. दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स विच इज पुशिंग आवर सिस्टम, ठीक है. नाउ ये जो एफ एच और एफ सी है, दीज आर द इंटरनल फोर्सेज एंड दीज आर द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, ठीक है. एंड ऑन द सिस्टम इंटरनल फोर्सेज विल ऑलवेज बी जीरो. आप इसको भी कह सकते हो, आप इसको आधा
डिवाइड कर दो इस कार्ट को, तो आप इसमें भी कह सकते हो कि कार्ट को ये वाला आगे वाला पोर्शन जो है कार्ट के पीछे वाले पोर्शन को इधर पुश कर रहा है, और जो पीछे वाला पोर्शन है वो कार्ट के आगे वाले पोर्शन को इधर पुश कर रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस हाउ दे आर मूविंग, यू कैन नॉट अप्लाई इट ऑन दिस, ठीक है, यू हैव टू कंसिडर द सिस्टम प्रॉपरली, ठीक है। सो टोटल इंटरनल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम विल ऑलवेज बी जीरो, इंटरनल फोर्सेस कैन नेवर एक्सेलरेट द सिस्टम, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस कैन नेवर एक्सेलरेट द सिस्टम, ऑलवेज देयर नीड्स टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स विच इज गोइंग टू एक्सेलरेट द सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर यू कैन डिवाइड इट इनटू एनी पार्ट, आप हॉर्स में भी कहोगे, हॉर्स का आगे वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन, तो दीज आर ऑल द इंटरनल फोर्सेज बिटवीन द फोर्सेज इन द फोर्स, एंड इसके भी कार्ट के आगे पीछे वाले पोर्शन को देखोगे, दीज आर ऑल द इंटरनल फोर्सेज। नाउ सेम वे आप ये हॉर्स के ये वाले पोर्शन को देखोगे, तो दीज आर ऑल द इंटरनल फोर्सेज ओनली, इंटरनल फोर्सेज कैन नेवर ड्राइव द सिस्टम, ओनली वी टेक द सिस्टम एंड ऑन दैट what is the external force on the system that is going to drive it, right? So that is the paradox and why the problem is in the wrong application of our system, right? अब next concept देखते हैं हम लोग free body diagram का. I'll have the water then we'll begin. चलो, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम का. सो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? द डायग्राम दैट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी, ठीक है. बॉडी जो हम बॉडी कंसिडर कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें जिसके ऊपर न्यूटन्स लॉ लगाना है या जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, उसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं उसको रिप्रेजेंट करने का हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. तो हमें क्या करना पड़ता है? जो ऑब्जेक्ट को आपको स्टडी करना पड़ता है, जिस ऑब्जेक्ट को वी आर स्टडिंग, यू आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग. उस वो कितने सपोज ये आपका ब्लॉक इज़ देयर ऑन दिस टेबल. तो यू हैव टू, इफ़ यू हैव टू स्टडी दिस, यू हैव टू आइसोलेट दिस ब्लॉक. इसको आइसोलेट करो एंड देन आइसोलेट करने के बाद यू हैव टू पुट अक्रॉस, यू रिमूव ऑल द रोप्स एंड सरफेस. सपोज अगर ये मेरे इससे रोप से बंधा हुआ होता, देन आई हैव टू रिमूव दिस रोप फ्रॉम एयर इफ आई एम स्टडिंग दिस. नाउ इट इज़ ऑन द टेबल, नाउ आई हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द टेबल. और इसको क्या करना है? आई हैव टू put across after removing them ropes और surface हटा के we have to replace them with the force that they are offering. अब ये जो यहाँ पे ये जो string है इसके ऊपर force offer कर रही है, तो we'll have to apply the force, tension force above, ठीक है. we have to remove all the strings, all the surfaces and उनको रिप्लेस कर देना जो फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. ये यहाँ से फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इस पर, ठीक है. तो दैट इज़ द टेंशन विच इज़ प्रोवाइडिंग बाय द स्ट्रिंग. मैंने स्ट्रिंग हटा दी, उसकी जगह टेंशन डाल दी. सेम वे इस वाले सिनारियो में अगर मैं देखूँ, तो इस वाले सिनारियो में मैंने क्या किया? आई हैव रिमूव द टेबल और इसकी जगह जो टेबल इसको जो नॉर्मल प्रोवाइड कर दिया था वो डाल दूंगा मैं, ठीक है. नाउ इसके अलावा हमें क्या रिमेंबर करना पड़ता है? जितने भी कॉन्टैक्ट के थ्रू फोर्सेस आ रही है मेरी, ठीक है, वो सारी मेरे को लेनी है. प्लस आई हैव टू कंसिडर द फील्ड फोर्सेस विच आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. लाइक फॉर इंस्टेंस ये जो ब्लॉक मेरा रखा हुआ ऑन द टेबल, तो उसके ऊपर एक फील्ड फोर्स लग रही है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स. तो मैंने क्या किया? इसको रिमूव किया. ये जो इसके पे टेबल से लग रहा है, टेबल को हटाया मैंने, टेबल से जो नॉर्मल लग रहा है मैंने फोर्स लगा दिया. प्लस उसके बाद इसके ऊपर एक फील्ड फोर्स लग रही है विच इज़ माई mg. तो आई टेक द mg. तो वी ऑलवेज हैव टू कंसिडर जितनी भी कॉन्टैक्ट फोर्सेज हो रही हैं, फील्ड फोर्सेज जितनी भी हो रही हैं. प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर फील्ड फोर्सेज हम लोग भूल जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम अगर ग्रेविटी तो हमें याद रहती है, उसके अलावा अगर कोई फील्ड फोर्स, जैसे अभी नहीं आई है हमारी फील्ड फोर्स, बाकी हमारी जो फील्ड फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगी, in that case we need to apply that. But right now only the mg is the in this case our mg is only the field force, ठीक है. I mean non contact force plus all the contact forces, ठीक है. सारे कॉन्टैक्ट हटा देने हैं, बॉडी को आइसोलेट कर देना है. उसके बाद उस पर जो बॉडी को आइसोलेट करने के बाद जो उसको स्ट्रिंग और नॉर्मल को वी रिप्लेस इट विद देयर फोर्सेस ऑन द बॉडी, एंड देन आफ्टर दैट वी पुट अक्रॉस अ फील्ड फोर्स, जो भी फील्ड फोर्स है, एंड देन वी शो द बॉडी लाइक दिस, ठीक है. एंड बॉडी को यू कैन शो इट विद अ पॉइंट. अगर ये पूरी या तो बॉडी को फोर्सेस इस पर लिखनी है तो नॉर्मल ये एम जी ए, ठीक है. या यू कैन पुट इट ऑन द बॉडी, और या फिर आप पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो नॉर्मल ये एम जी ए, ठीक है. पॉइंट से तभी रिप्रेजेंट करना व्हेन द बॉडी इज नॉट रोटेटिंग एंड यू आर नॉट टेकिंग अ रिजिड बॉडी, यू आर नॉट कंसिडरिंग द एक्सटेंडेड बॉडी, यू आर ओनली टेकिंग द पॉइंट, वी आर कंसिडरिंग द पॉइंट बॉडीज ओनली इन दिस केस राइट नाउ. फ्यूचर में हम लोग जब पढ़ेंगे, जब हम रिजिड बॉडी पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी मोशन पढ़ेंगे, या सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे, इन दैट रिजिड बॉडी या एक्सटेंडेड बॉडी पढ़ेंगे, तो इन दैट यू कैन नॉट टेक इट एज अ पॉइंट, यू हैव टू टेक द कंप्लीट बॉडी, ठीक है. बिकॉज पॉइंट पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट, सो दैट्स वाई वी कुड एबल टू पॉइंट हेयर, ठीक है. जब बॉडी रोटेट कर रही है, देन इन दैट केस यू कैन नॉट टेक इट. तो वो हम बाद में देखेंगे जब रिजिड बॉडी मोशन देखेंगे, ठीक है. अब कुछ एक फोर्सेस है हमारी जो कॉमनली हम लोग यूज़ करेंगे एफबीडी में, तो वो फोर्सेस थोड़ी देख लेते हैं.
तो वन फर्स्ट इज़ आर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, ये हमने नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को ऑलरेडी एक्सप्लोर किया था. व्हेन टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट, जब भी हमारे दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आएंगे, दे टेंड टू पुश ईच अदर, दे टेंड टू पुश अगेंस्ट ईच अदर ड्यू टू वेरी क्लोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन. तो इनके पीछे की जो हमारी फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है, ठीक है. तो व्हेन यू पुश दिस वॉल, तो क्या हो गया, आपके जो हैंड के जो आपके जो हैंड के एटम्स हैं उसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव है बाय न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज गोइंग टू हैव द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फ्रॉम द वॉल. और इसका जो इसके जो एटम्स हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट गॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन फ्रॉम द टेबल, ठीक है. सो दैट इज आपका नॉर्मल क्या बताता है, दैट इज अ मेजर ऑफ हाउ हार्ड द पार्टिकल्स ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस आर पुशिंग इनटू ईच अदर. दैट इज व्हाट द नॉर्मल इज टेलिंग, ठीक है. नॉर्मल क्या बताता है कि कितना हार्ड आपके, कितना ज़्यादा पुश है टुवर्ड्स द सरफेस, ठीक है, कितना ज़्यादा पुश है टुवर्ड्स द सरफेस. नाउ अगर मैं इसके ऊपर एक और वेट डाल दूँ तो क्या बढ़ जाएगा, इसका पुश और बढ़ जाएगा, ठीक है. तो इससे नॉर्मल रिएक्शन और ज़्यादा मिलेगा, इसका पुश बढ़ गया ना. नाउ एक और वेट डाल दिया मैंने, ठीक है, तो और ज़्यादा इस पर पुश मिलेगा, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, तो उसके ऊपर फिर से मेरा पुश बढ़ जाएगा, ठीक है. दैट मीन्स हाउ हार्ड द पार्टिकल पुशिंग द कॉन्टैक्ट सरफेस. अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दी तो फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, देन अगेन इट इज़ गोइंग टू पुश द सरफेस, तो देन अगेन द नॉर्मल इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है. अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊँ, इफ आई एम गोइंग टू पुट द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, एक फोर्स का ये कंपोनेंट आएगा, एक ये कंपोनेंट. तो ये कंपोनेंट तो नॉर्मल पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, ये इसके हाउ यू आर पुशिंग द कॉन्टैक्ट सरफेस. ये वाला जो होगा ये क्या करेगा, ये नॉर्मल को डिक्रीज करेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या आपका इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस डाउन द पुशिंग. ये वाली जो फोर्स है थोड़ा सा उठा देगा ना इसको, तो इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस डाउन द पुशिंग, ठीक है. सो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज, इट्स अ मेजर हाउ हार्ड द पार्टिकल ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस आर पुशिंग इन टू ईच अदर, ठीक है. सो नॉर्मल इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू mg, दैट ऑल्सो टेक केयर, बिकॉज अगर फोर्स यहाँ पे आ जाएगी तो योर नॉर्मल इज मोर देन योर mg. अगर फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगी देन योर नॉर्मल इज लेस देन योर mg, राइट. नाउ कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखते हैं कुछ एक पॉइंट्स के लिए. सपोज आपका सिंपल ये सरफेस दे रखा है, तो इन द सरफेस इफ़ यू कुड एबल टू फाइंड आउट द, अगर यहाँ पे सरफेस का यू कुड एबल टू, सरफेस की एक तो परपेंडिकुलर लगती है, ठीक है. नॉर्मल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट इज़ ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स, इट इज़ नॉट अ पुलिंग फोर्स, इट इज़ ऑलवेज पुश करती है ये, ठीक है. तो इट इज़ ऑलवेज पुशिंग अवे फ्रॉम द सरफेस. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बॉडी आपकी रखी है, तो यहाँ पे सरफेस वी नो इट इज़ सिंपल, हमें सरफेस दिख रहा है यहाँ पे, सरफेस वी कुड एबल टू सी इट इज़ दिस सरफेस, इसके परपेंडिकुलर इज योर नॉर्मल, जिस पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट पे इसके परपेंडिकुलर इट विल बी अ नॉर्मल, ठीक है. तो इट इज़ अ पुशिंग फोर्स विच इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड इट इज़ परपेंडिकुलर. नाउ ये देखें इस तरीके का अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है. नाउ यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वी कुड नॉट एबल टू, ये वाला कॉन्टैक्ट तो ठीक है, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर आ गया, यहाँ पे एक पॉइंट से केवल टच हो रहा है, तो वी डोंट नो कि वी यहाँ पे जब ये पॉइंट से टच कर रहा है तो वी कैन नॉट हैव द परपेंडिकुलर टू इट. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें क्या लेना पड़ता है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी, बॉडी के परपेंडिकुलर लेना पड़ता है आपको. अगर ये जहाँ पे पॉइंट से टच कर रहा है तो बॉडी के परपेंडिकुलर ले लो, राइट. तो बॉडी के परपेंडिकुलर ले लिया. नाउ सेम वे अगर इस तरीके से रखा है तो यहाँ पे तो सिंपल है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, इस पॉइंट के क्या हो गया, बॉडी के परपेंडिकुलर होगा, और ये यहाँ से इसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है. अगर आपके पास इस तरीके की चीज़ दे रखी है तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बॉडी का भी परपेंडिकुलर नहीं पता लग सकता, यहाँ तो बॉडी का परपेंडिकुलर पता लग रहा है, तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे एक तो इसका परपेंडिकुलर नहीं पॉइंट पे टच कर रहा है ना, इसका मेरे को परपेंडिकुलर पता लग सकता है इस बॉडी का. तो मैं क्या करूँगा, आई विल टेक इस वाले पॉइंट पे, इंस्टेड ऑफ दिस आई विल टेक द टू कंपोनेंट्स nx, बिकॉज n कुछ भी आएगा ना, इस डायरेक्शन में आ सकता है, इस डायरेक्शन में आ सकता है, इस डायरेक्शन में आ सकता है, इस डायरेक्शन में आ सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर ये पॉइंट से पॉइंट कॉन्टैक्ट है तो मैं क्या करता हूँ, आई विल टेक इट nx एंड ny, ठीक है. व्हेन आई डोंट हैव when I don't have the surface proper and when I don't have the body का मैं perpendicular भी नहीं ले सकता, then in that case what I have to do, because perpendicular आप किसका लोगे, इसका लोगे, इसका लोगे, you can not take it ना कि किसका perpendicular नहीं. यहाँ तो आपको सिंपल पता लग रहा है इसका perpendicular ले लिया, यहाँ पे इसका पता लग रहा है perpendicular लिया, बट यहाँ पे किसका लोगे, इसका लोगे, इसका लोगे. तो here you could not able to recognize what is the perpendicular. So in that case हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल हम लोग we take y डायरेक्शन में ले लेंगे, x डायरेक्शन में ले लेंगे, and they both are having the independent they both are independent, they don't related, they both are independent, right. ठीक है. जब आप को सरफेस से क्लियर मिल रहा है तो सरफेस से परपेंडिकुलर डाल लो. अगर कोई पॉइंट है और आपका बॉडी क्लियर है वहाँ पे तो बॉडी के परपेंडिकुलर डाल लो. जैसे यहाँ पे बॉडी के परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ पे बॉडी के परपेंडिकुलर डाल दिया. बट अगर आपका बॉडी और सरफेस दोनों पे कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या आप बॉडी के भी परपेंडिकुलर नहीं डाल सकते, सरफेस के भी परपेंडिकुलर नहीं डाल सकते, देन इन दैट केस आप कंपोनेंट ले लो nx और ny एंड सॉल्व देम एज पर द क्वेश्चन, ठीक है. लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देखो ये रॉड इस तरीके से हिंज्ड है इस पॉइंट पे. अगर रॉड इज हिंज्ड हियर दैट मीन्स यू कैन व्हेन द रॉड इज हिंज्ड हियर तो यू इट्स बेटर टू टेक
ये बॉडी है, इफ इट्स बीन हिंज हेयर, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे अगर मेरे को नॉर्मल लिखना है तो नॉर्मल ऑन द रॉड विल बी नॉर्मल ऑन द रॉड, यू हैव टू टेक, बिकॉज ये पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट ना, यू डोंट नो कि बॉडी का नॉर्मल क्या है और सरफेस का नॉर्मल क्या है। तो इस केस में भी अगेन यू टेक द कंपोनेंट, आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, वर्टिकल कंपोनेंट ले लो, एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। और फोर्सेस सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर लो एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारी जो फोर्स है दैट इज़ वेट। तो वेट इज़ नथिंग बट द ग्रेविटेशन फोर्स विच इज़ with which the earth pulls an object, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन we take acceleration due to gravity as g, ठीक है। we are not varying it, we are taking it on the earth surface, we are taking earth surface is a flat and g is uniform and which is pointing downward, ठीक है। and we take यहाँ पे जो फोर्स लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। सपोज दिस पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर, तो इसके ऊपर जो mg लग रहा होगा दैट इज डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। अगर पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर तो दैट ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, द पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर दैट ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। तो देयर इज एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ये अर्थ इस पे mg लगाएगा एंड द अर्थ इट इज ऑल्सो पुशिंग द अर्थ विद द सेम mg, राइट। ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है तो ब्लॉक के ऊपर जो फील्ड फोर्स लग रही है दैट इज़ द mg। सेम वे अगर आपका ब्लॉक इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है तो mg आपकी हमेशा पर, बिकॉज वी आर टेकिंग अर्थ हैज़ अ फ्लैट सरफेस, तो इट इज़ ऑलवेज अ वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इस पर जो mg लगेगा दैट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ यू कैन ब्रेक डाउन इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन एज पर द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेंशन। टेंशन इज समथिंग यू कैन पुल, यू कांट पुश, ठीक है। टेंशन इज देयर and the string where you can only push and you can't pull, right? Now tension is again because of the intermolecular forces between the atoms of the string which acts and react when the string stretches, and this is again the fundamental force behind them is the electromagnetic interaction, right? It always divided the सो स्ट्रिंग जो होती है इट ऑलवेज, स्ट्रिंग में जो मतलब जो टेंशन लगती है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अलॉन्ग द स्ट्रिंग। एक तो अलॉन्ग द स्ट्रिंग होगी, अगर ये स्ट्रिंग है तो इट विल ऑलवेज बी अलॉन्ग द स्ट्रिंग, ठीक है। एंड इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट द टाइट पॉइंट, इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इफ दिस पर्सन इज पुलिंग दिस, ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे इफ़ यू टेक इट पर्सन, ठीक है, तो पर्सन को अगर हम पर्सन को ले लें केवल, तो अगर ये पर्सन को क्या होगी, इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको पुल कर रहा है, तो इसको क्या पुल कर रहा है, ये टेंशन हो जाएगी इस पर। और ये पर्सन कितने से पुश कर रहा है, पुल कर रहा है इसको F से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T इजिकल टू F, ठीक है, T इजिकल टू F। सेम वे अगर मैं ये वाला ऑब्जेक्ट देखूँ तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे भी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इट इज़ द स्ट्रिंग इज पुशिंग इट, ठीक है। तो दिस विल बी माई टेंशन, राइट। नाउ अगर वर्टिकल में देखें तो सपोज दिस mg इज देयर, अगर मैं mg पे देखूँ, mg पे क्या है, mg पे एक तो फील्ड फोर्स लग रही होगी, ठीक है, एक क्या होगा इस पर टेंशन लग रही होगी, टेंशन मीन्स इट इज़ पुलिंग इट अप, ठीक है। सेम वे ये वाले पॉइंट को क्या कर रहा होगा, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अलॉन्ग द स्ट्रिंग एंड इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इस पर देखूंगा तो इसको मेरी स्ट्रिंग इस पर टेंशन कहाँ रही होगी, नीचे, इसको नीचे पुश कर रहा होगा, ठीक है, राइट। नाउ हम मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो देखेंगे वी टेक द स्ट्रिंग्स वी आर टेकिंग मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ठीक है। जिस सरफेस पे हमारी स्ट्रिंग मूव घूम रही है, जैसे ये सरफेस है इस पे स्ट्रिंग मूव कर रही है मेरी, तो दिस सरफेस जिस पे मूव कर रही है वी आर टेकिंग इट फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस, ठीक है। तो व्हेन वी आर टेकिंग द स्ट्रिंग एज फ्रिक्शनलेस एज मासलेस ले रहे हैं, अगर व्हेन वी आर टेकिंग स्ट्रिंग एज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, तो हमारी टेंशन इज सेम थ्रू आउट, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम टेकिंग द स्ट्रिंग एज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, दैट मीन्स टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग इज सेम। अगर यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T1 है, तो यहाँ पे भी T1 होगी, ठीक है। पूरे के पूरी स्ट्रिंग में मेरी सेम टेंशन रहेगी, द स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। वाई? बिकॉज आपकी क्या होती है, एफ नेट जो होती है दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। when your mass is 0, तो that means this term will get 0, that means net force on this will be 0, net force on this will be 0, that means के आपका then the force net force will be 0, that means आपकी जो फोर्स होगी यहाँ पे जितनी पुल कर रही होगी वहाँ पे सेम पुल कर रही होगी इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें हम तो ये टेंशन इधर पुल कर रही है तो द सेम टेंशन विल बी देयर है, ठीक है। तो द टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट, ठीक है, टेंशन विल नॉट बी डिफरेंट। and when there is no friction then the surface then there is no friction between the surface and surface on the pulley, then it does not grab onto the strings, and there is no external force here,
कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, व्हेन देयर इज़ नो फ्रिक्शन। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होती तो दैट मीन्स ये जब टेंशन यहाँ पे होती तो ऑब्वियसली ये फ्रिक्शन जो हो रही होगी इसको अपोज कर रही होती इसके मोशन को, ठीक है, देन देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रिक्शन, पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रिक्शन होती तो यहाँ पे जाके टेंशन विल बी डिफरेंट हियर। बट इन आवर केस व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन देन पुली और surface does not grab onto the string, so there is no external force that is stripping away or adding the tension to the contact R, ठीक है। तो then in that case, or in this case when there is frictionless and the massless, our tension is same, ठीक है, this is our tension is same. So example is our Atwood machine problem that we are going to see in the coming part of our lecture. Right now अगर आपके पास स्ट्रिंग में मासलेस है, आपकी स्ट्रिंग है मासलेस है, बट देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस, ठीक है जी, जो इसके रैप अराउंड हो रहा है इसके साथ फ्रिक्शन है। इसकी हम डेरिवेशन हम देखेंगे व्हेन जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब डेरिवेशन लेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आई टेल द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो यहाँ पे जो टेंशन आएगी T1 और यहाँ पे जो टेंशन आएगी T2, अगर इफ इट्स इन मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो हाउ T2 कैन बी रिलेटेड विद T1 e रेज़ टू पावर म्यू टाइम्स थीटा। अब म्यू क्या है इसमें, म्यू इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अभी हम देखेंगे सारा, अभी टेक इट एज अ इन्फॉर्मेशन, अब इसको डिराइव करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द फ्रिक्शन, ठीक है, जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब इस टर्म को डिराइव करेंगे हम, ठीक है। तो अभी थीटा क्या है कि कितना रैप अराउंड है यहाँ पे, हाउ मच इज़ द रैप अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे रैप अराउंड कितना है पाई, तो यू कैन पुट द वैल्यू हेयर पाई, ठीक है, जितना रैप अराउंड है वो पुट अक्रॉस करना है आपने, ठीक है। सो स्ट्रिंग massless है बट विद द फ्रिक्शन द सरफेस इज रफ, ठीक है, इन दैट केस इवन दो द स्ट्रिंग इज massless द फ्रिक्शन फोर्स from the rough cylinder acts on say distributed external force along the contact surface as you pull every micro degree of the wrap add a little bit of friction resistance, ठीक है। जब हर एक पॉइंट पे there will be a friction, तो जिसकी वजह से क्या होगी, the tension will get change, ठीक है, that will going to build up tension exponentially and the relationship is T2 is equal to T1 e raised to power mu theta। थीटा क्या है आपका, कितना रैप अराउंड है, ठीक है, कितना रैप अराउंड है यहाँ पे, एंड योर म्यू इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो अभी डोंट वरी, ये वाली टर्म हम लोग प्रॉपरली डिराइव करेंगे व्हेन वी हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्रिक्शन क्या है एंड ऑल दोज थिंग्स, उसके बाद हम लोग ये वाली टर्म को डिराइव करेंगे। बट अभी के लिए एट दिस मोमेंट वी टेक इट एज अ इन्फॉर्मेशन, राइट। नाउ स्ट्रिंग के पास मास है बट फ्रिक्शनलेस है, दैट मीन्स आपके पास हैवी रोप है, देन इन दैट केस टेंशन इज नॉट यूनिफॉर्म बट चेंजेस लीनियरली, ठीक है। यहाँ पे क्या आती है आपकी, टेंशन इज चेंजेस एक्सपोनेंशियली, बट यहाँ पे टेंशन इज चेंजिंग लीनियरली, ठीक है, बेस्ड ऑन द वेट ऑन विच द हैंगिंग सेगमेंट। सपोज आपके पास यहाँ पे दिस इज योर स्ट्रिंग विच इज़ हैविंग द वेट हेयर, तो यहाँ पे अगर आप देखो जो स्ट्रिंग की जो टेंशन होगी एट दिस पॉइंट इसकी जो स्ट्रिंग की टेंशन होगी दैट इज़ नथिंग बट विच इज़ द वेट इट इज़ देयर, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, इट हैज़ टू सपोर्ट द वेट बिलो इट। यहाँ पे देखो तो ये इसका तो कुछ वेट नहीं आ रहा ना इस वाले पॉइंट पे, तो इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट दिस वेट ओनली। अब जरा सा आप ऊपर गए तो नाउ इट हैज़ टू सपोर्ट दिस वेट ऑल्सो, देन ऑब्वियसली टेंशन इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे आप यहाँ पे आ गए हाफ में, तो आप क्या करोगे, इसका हाफ ऑफ दिस वेट इट हैज़ टू सपोर्ट प्लस दिस वेट इज हैज़ टू सपोर्ट। जब आप यहाँ पे पहुँचिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो दैट मीन्स इट इज़ अ मैक्सिमम टेंशन बिकॉज उसको अपना सारा वेट सपोर्ट करना है प्लस ये वाला वेट सपोर्ट करना है, देन इन दैट केस इट इज़ हैविंग द maximum tension, ठीक है। So tension is changing across every point that is changing linearly. Because the rope has a mass, so every vertical cross section of the rope has to physically support the weight whatever the rope segment is hanging below it, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट पे देखोगे तो ये सपोर्ट करना पूरा वेट प्लस ये वेट सपोर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज लीनियरली, राइट। So maximum the tension at the very top of the anchor point is maximum because it will be equal to the weight of your chain, ठीक है। So ये भी प्रॉब्लम हम लोग अभी आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट अभी वी आर गोइंग टू सी दिस प्रॉब्लम जब हम स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे एक्सक्लूसिवली, तब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आपके पास कुछ वेट है और इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग का भी कुछ वेट है, और सेकेंड हम केस देखेंगे अगर हॉरिजॉन्टल में भी अगर आपके पास स्ट्रिंग है और उसका भी वेट है, इफ़ यू आर पुशिंग दिस स्ट्रिंग विद फोर्स है, देन इन दैट केस also we are going to study the problem. We are going to look into the problems where with the string with the masses vertical also and horizontal also, ठीक है। तब हम देखेंगे इसके related problems, right। अभी के लिए it is you just have a intuition, you just have a feel किस तरीके से हमारा qualitative view ले लो बस इसका अभी के लिए, ठीक है। नाउ जो फोर्स अप्लाइड ऑन द स्ट्रिंग जो होती है व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है। सपोज नाउ क्या कर रहे हो आप, ये यहाँ पे इसको पुश कर रहे हो, तो नाउ यू आर अप्लाइंग द फोर्स, नाउ दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द टेंशन फोर्स, एंड व्हेन योर स्ट्रिंग जो है आपकी व्हेन इट इज़ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, देन इन दैट केस आपकी जो
फोर्स होगी दैट विल बी द सेम फोर्स हेयर, ठीक है। तो सपोज आपने इसको पुश किया यहाँ पे, ठीक है, तो अगर इफ़ यू मेक एफ बी डी ऑफ यू, तो आपके एफ बी डी में क्या आपने इधर फोर्स लगाया एंड आपको क्या जो स्ट्रिंग पुश कर रही है आपको इसमें टेंशन, ये स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, सॉरी पुल कर रही है ये टेंशन से। नाउ दिस अगर आप इक्वेट करो इसको, एफ विल गेट इक्वल टू टी, ठीक है, अगर आप रेस्ट पे हो तो एफ विल गेट इक्वल टू टी, ठीक है। नाउ दिस टी विल बी ये पूरी की पूरी टी बिकॉज माई स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, नाउ दिस टी विल बी सेम, तो नाउ टी इज नथिंग बट इक्वल टू योर एफ, ठीक है। And the force applied directly to the string, then tension will get equal to force applied, right? So in this case, so this tension will get equal to force applied. Same way in this case, this tension जो होगी यहाँ पे that will be equal to your force applied, ठीक है। Now when the string is inextensible or it is perfectly elastic, then in that case each and every point of the string will have the same acceleration. अगर आप यहाँ से स्ट्रिंग को पुश कर रहे हो तो मास, अगर यहाँ पे इस वाले स्ट्रिंग को पुश कर रहे हो, इसका एक्सेलेरेशन a है, देन द मास विल ऑल्सो मूव विद द एक्सेलेरेशन a, ठीक है। तो हर एक पॉइंट का आपका एक्सेलेरेशन a होगा, हर एक पॉइंट का सेम एक्सेलेरेशन होगा, हर एक पॉइंट का सेम वेलोसिटी होगी इफ द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। तो इफ यू आर पुशिंग दिस पॉइंट हेयर with velocity 10 meter per second, then the block will also move with 10 meter per second, right? ठीक है, विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी हमारा वी हैव टू टेक अ बिट ऑफ ओवरव्यू ऑफ द फ्रिक्शन, थोड़ा बहुत और लेना है, फिर वी हैव टू टेक द रॉड अगर पिवट है तो रॉड वेल्ड है तो किस तरीके से हाउ द फोर्सेस आर गोइंग टू बी देयर, देन फ्रिक्शन थोड़ा स्टडी करना है, देन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम्स देखनी है, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं, ये देखते हैं हमारा। सो टेंशन अक्रॉस द मासलेस पुली एंड द फ्रिक्शनलेस पुली रिमेन सेम, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अगर आपकी इस तरीके से पुली है और ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस है तो यहाँ पे जो टेंशन होगी दिस टेंशन विल बी सेम, ठीक है। एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज आपका मास इज जीरो एंड योर नेट फोर्स अक्रॉस नेट फोर्स विल बी सेम, ठीक है, नेट फोर्स विल बी सेम, राइट। सो नेट फोर्स सेम का मतलब हो गया आपका, दैट मीन्स ये जितना यहाँ से पुश, अगर यहाँ पे अगर इसकी नेट फोर्स कुछ होती, ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू पुश, अगर यहाँ पे T1 होती है, यहाँ पे T2 होती, तो ये डिफरेंस इन फोर्सेस इज गोइंग टू, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन फोर्सेस क्या होता है यहाँ पे, देयर विल बी एन एक्सीलेशन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर आपकी ये टेंशन डिफरेंट होती है देयर विल बी एन एक्सेलेरेशन, बिकॉज यहाँ पे टेंशन ज़्यादा है, यहाँ पे टेंशन कम है। अगर सपोज T1 इज ग्रेटर देन T2, देन देयर विल बी अ डिफरेंस इन फोर्स विच इज गोइंग टू लीड द एक्सेलेरेशन। बट हमारे क्या है, बिकॉज द मास इज जीरो, देन द नेट फोर्स विल बी जीरो। नेट फोर्स जीरो कब होगी, व्हेन योर दिस टेंशन विल बी इक्वल टू दिस टेंशन, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगी। दिस टेंशन विल बी इक्वल टू दिस टेंशन, जितना ये पुल कर रहा है इसको उतना ही ये पुल कर रहा है, ठीक है। सो देन द नेट फोर्स विल बी जीरो, राइट। So tension in the massless rope on the frictionless surface, suppose इसको we'll take it, इसको we'll solve it quantitatively, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं। सपोज आपके ये if suppose this is your, ये इस तरीके से आपकी, ठीक है। सो इन दैट केस हम लोग वी आर गोइंग टू फाइंड आउट के टेंशन इन द मासलेस रोप एंड अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। इन दैट केस वी टेक अ स्मॉल सेक्शन ले लेते हैं, जो रोप हमारी जो पुली के ऊपर जो रोप जा रही है ये इस तरीके से जा रही है, तो इसके ऊपर मैं स्मॉल सेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। इस स्मॉल सेक्शन में सपोज द टेंशन हेयर इज T1, से सपोज द टेंशन हेयर इज T2, ठीक है, डिफरेंट टेंशन है हमारी, ठीक है, इन दिस स्मॉल सेक्शन। तो नाउ वी बैलेंस द फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पर सपोज ये यहाँ पे हो गया आपका दिस इज d थीटा, तो ये कितना हो गया d थीटा बाई टू, ठीक है। तो ये भी d थीटा बाई टू हो जाएगा, ये भी d थीटा बाई टू। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूँ, T1 कॉस d थीटा बाई टू इज इक्वल टू T2 कॉस d थीटा बाई टू, ये हो जाएगा आपका T1 कॉस d थीटा बाई टू, T2 कॉस d थीटा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज सेम, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, यू विल गेट द सेम T1 इज इक्वल टू T2। तो यहाँ पे इसका जो यू विल गेट दिस T1 इज इक्वल टू T2, ठीक है। तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल बैलेंस। अगर आपको वर्टिकली बैलेंस करना है, सो वर्टिकल बैलेंस कितना हो जाएगा इसका, दैट इज इसका वर्टिकल देखेंगे तो दिस इज T1 साइन d थीटा बाई टू प्लस T2 साइन d थीटा बाई टू, ठीक है। दोनों नीचे डायरेक्शन में लगेंगे इसकी, दैट विल बी इक्वल टू जो नॉर्मल मिल रही होगी आपको, ये जो यहाँ पे पुली होगी इससे जो नॉर्मल मिल रही होगी, जो पुली की जो नॉर्मल होती है दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से होगी, ठीक है। इसको हमने क्या करते हैं, नेट इसका ले लेते हैं, वी टेक इट अ नेट एंड दिस n विल बी इक्वल टू दिस नंबर, ठीक है, दैट इज T1
दिस n जो आएगा यहाँ पे, दिस n इज नथिंग बट इक्वल टू T1 साइन डी थीटा बाई 2 प्लस T2 साइन डी थीटा बाई 2। अब हमने यहाँ से देख लिया हमारा T1 इज इक्वल टू T2, तो मैंने क्या कर दिया, n इज इक्वल टू T2t साइन डी थीटा बाई 2। और ये जो थीटा है कितनी वूंड है, ये पाई वूंड है इसके ऊपर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पाई है ना, ये एंगल इज पाई, तो फिर पुट द वैल्यू हेयर पाई अगर मैं पुट कर दूँ तो 2t इंटू, तो बेसिकली ये होती है नॉर्मल, ठीक है। अगर हमारे को दे रखा है कितना थीटा वूंड है, अगर यहाँ पे इस केस में हमारा कितना थीटा वूंड है, पाई अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ दैट इज़ पाई, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, अगर इसकी वैल्यू पाई डाल दूँ तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 इज नथिंग बट 1। तो इन दैट केस आपकी जो नॉर्मल आएगी दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2t, ठीक है, टी, ठीक है, ये नॉर्मल हो जाती है हमारी इन द मासलेस पुलीज। इन द मासलेस पुलीज t विल बी इक्वल टू दिस नॉर्मल एंड दिस नॉर्मल इक्वल टू 2t। और मासलेस के केस में आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि इसके ऊपर नेट फोर्स विल बी 0, एफ नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स अगर टी लग रही है तो इसके ऊपर अपोजिट फोर्स विल बी T2 लगेगी, सो दैट द नेट फोर्स ऑन इट विल बी 0 बिकॉज इट इज़ अ मासलेस, m इंटू ए इसका ये 0 हो जाएगा, एफ नेट विल बी 0, सो दैट्स वाई यू विल बी हैविंग द n इज इक्वल टू 2t, ठीक है। और अदरवाइज आपको लिखना होगा इन द जनरल वे n इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा बाई 2, ठीक है, राइट। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं हम किस तरीके से विल ड्रॉ एन एफबीटी व्हेन द स्ट्रिंग्स आर कनेक्टेड विद द पुलिस। तो आपके पास ये सिस्टम दे रखा है, ये है, ये पुली है, देन दिस पुली, देन ये एंड देन दिस, एंड दे आर कनेक्टेड विद द मास दिस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, विल सेपरेट आउट, पुली को सेपरेट करेंगे एंड देन मासेस को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस मास को सेपरेट किया, तो इस मास के ऊपर क्या है, एक तो mg लग रही होगी और एक इसके ऊपर ये स्ट्रिंग फोर्स लग रही होगी, ठीक है। सेम वे अगर मैं मास 2 इसको सेपरेट कर रहा हूँ तो इसके ऊपर भी टेंशन ऊपर लग रही होगी, ठीक है, एंड नीचे एक इसके ऊपर mg लग रही होगी। ना अगर मैं पुली देखूँ तो यहाँ से ये वाली जो पुली है दैट इज़ अ सेम, सॉरी ये जो स्ट्रिंग है दैट इज़ अ सेम स्ट्रिंग, तो सेम स्ट्रिंग के ऊपर आई विल बी हैविंग द सेम टेंशन, मासलेस स्ट्रिंग है मेरी, फ्रिक्शनलेस है, तो आई विल बी हैविंग द सेम टेंशन अक्रॉस थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी टेंशन T1 हो जाएगी, इस पर भी टेंशन T1 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी टेंशन T1 हो जाएगी और यहाँ पे भी टेंशन T1 हो जाएगी, ठीक है। इस पे टेंशन क्या होगी, इसका सम, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 2T1, ठीक है, इसका सम हो जाएगा, राइट। तो वी कैन राइट डाउन, अगर मेरे को पुली 1 लिखनी है तो पुली 1 को ये ऊपर, ये दोनों स्ट्रिंग ऊपर T1 से पुश कर रही है और नीचे जो है इसके ऊपर ये डिफरेंट होगी, ठीक है, ये बिकॉज यहाँ पे सेम स्ट्रिंग पे ये पूरे पे सेम टेंशन होगी, इस पे टेंशन डिफरेंट होगी, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज आई विल टेक द टेंशन T2, ठीक है, ये टेंशन T2 हो गई तो ये T2 ऊपर आ गया, ये T2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो टेंशन ये T2 हो गई, तो इस पुली को किससे, क्या इस पुली के ऊपर फोर्सेस लिखनी, तो नीचे ये T2 से पुल हो रहा है और ऊपर ये T1 से, ठीक है। सो दिस इज एफबीटी फॉर दिस। पुली 2 का बनाना है तो सपोज यहाँ पे टेंशन इज T3 एंड दिस टेंशन इज नथिंग बट इक्वल टू दिस T3 इज नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1, ठीक है। नाउ इस पे बनाना है तो दैट इज T1 एंड दैट इज T3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1, ठीक है, विथ दिस पुली इज मासलेस, राइट। एंड हेयर ए के ऊपर आपने लिखना है तो ए के ऊपर द सेम स्ट्रिंग T1 और इसके ऊपर मास आ जाएगा mg, ठीक है। इसके ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग विल बी, वी टेक इट, ये वाली स्ट्रिंग पे वी टेक इट T1, ये T2 हो गई इस पर और यहाँ पे T3 हो गई। सो यहाँ पे अगर हम देखें T3 इज़ नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1, ठीक है। T3 जो होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ T1, ये T1 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा और ये T3 हो जाएगा। और इस वाली पुली पे देखें T3 T1, राइट। अब इस पे देखते हैं हम मास 1 पे, तो मास 1 पे क्या है आपकी टेंशन T1 और नीचे ये mg आ जाएगा आपका, ठीक है। और इस पर ऑब्जर्व करें हम लोग तो इस पर क्या होगा, एक तो नीचे टेंशन इसको पुल कर रही होगी, एक ऊपर पुल कर रही होगी। नीचे टेंशन हमने क्या ले रखी है T2, ऊपर क्या दे रखी है T1, तो और एक इसका मास आ जाएगा mg, तो इसके ऊपर फोर्सेस आ जाएंगे, एक तो ऊपर T1 नीचे T2 और mg, ठीक है। हमेशा टेंशन विल ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट जहाँ से वो अटैच्ड है और बॉडी से अवे होती है, ठीक है। अब इस वाले पे क्या होगा, इस पर ऊपर टेंशन लग रही होगी T2 और नीचे इस पर होगा वेट mg, ठीक है, राइट। ये देखते हैं हम मासलेस, अगर आपके पास मासलेस पिवटेड रॉड दे रखी है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पिवट कर रखी है, तो इफ द फोर्स इज टेंसाइल, अगर फोर्स इस तरीके से पुश कर रही है इसको, देन द रॉड्स बिहेव जस्ट लाइक द स्ट्रिंग, ठीक है, रॉड विल जस्ट बिहेव जस्ट लाइक द स्ट्रिंग। याद रखना इट शुड बी पिवटेड एंड इफ देर आर टेंसाइल फोर्सेस, इस तरीके से टेंसाइल फोर्सेस जो खींच रही है इसको, इट विल जस्ट एक्ट लाइक अ स्ट्रिंग, ठीक है। इफ द फोर्स इज कंप्रेसिबल फोर्सेस लाइक दिस, ठीक है, इफ द फोर्स इज कंप्रेसिबल
तो इस वाले पॉइंट पे अगर आप फोर्स इस पे कंप्रेसिंग फोर्स लगा रहे हो, देन फ्रॉम हेयर ऑल्सो इक्वल एंड अपोजिट कंप्रेसिव फोर्स अलॉन्ग द रोड फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। सपोज यहाँ से पिवटेड है और आपने इसको यहाँ से फोर्स लगाई, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल बी देयर अलॉन्ग बोथ द रॉड, अलॉन्ग बोथ द साइड्स। यहाँ पे पिवट नहीं है, एक ही साइड से पिवट है, इधर से ये पिवट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखता हूँ मैं इसको रिमूव कर सकते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ से पिवट है, आपने यहाँ से इस पर पुश लगाया, यहाँ से पुश लगाया, तो यहाँ से पिवट पे जो फोर्स लगेगी ये सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी, ठीक है। या फिर आपने इसको खींचा नीचे, तो यहाँ पे भी सेम नीचे साइड में इसका खींचेगा, ठीक है। सो इट विल एक्ट, अगर ये टेंसाइल फोर्सेज हैं इट विल जस्ट एक्ट लाइक अ स्ट्रिंग, अगर कंप्रेसिव फोर्सेज हैं तो इट विल हैव द सेम फोर्स इक्वल एंड अपोजिट कंप्रेसिव फोर्स अलॉन्ग द रॉड, ठीक है। अलॉन्ग द रॉड ही होगी ये वाली भी, ठीक है, अलॉन्ग द रॉड बोथ द एंड्स, ठीक है। नाउ अगर ये पिवट नहीं होगा और इसकी जगह मेरा वेल्ड किया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे वेल्ड किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, साइड से पिवट यहाँ से सेंटर से हुआ है, यहाँ से साइड से वेल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर जब फोर्स लगाओगे, देन इन दैट केस दिस फोर्स विल नॉट बी हैविंग, जो यहाँ पे जो फोर्स आएगी, ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे वेल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पिवट इट इज़ अ वेल्ड। अब जो यहाँ पे आपने फोर्स लगाओगे, देन जो यहाँ पे फोर्स होगी, दैट फोर्स यू कैन नॉट टेक इट इक्वल एंड अपोजिट लाइक यू हैव टेकन इट इन द पिवट केस। तब इस केस में आपको फोर्स इस डायरेक्शन में भी लेनी पड़ेगी और परपेंडिकुलर भी लेनी पड़ेगी इन द वेल्ड केस, ठीक है। इन द वेल्ड केस द फोर्स कैन हैव द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है। तो इन द वेल्ड केस में आपको क्या लेना है, यू हैव टू टेक एक तो ये लेनी है अक्रॉस द रॉड, और एक यू हैव टू टेक द परपेंडिकुलर टू द रॉड ऑल्सो, यू हैव टू टेक द फोर्स, ठीक है, व्हेन इट इज़ वेल्ड। अगर आपके पास इसके अलावा और कोई भी फोर्स दे रखी है, सपोज द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, और कोई भी फोर्स या फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है। इफ देयर आर फोर्स विच इज अदर फोर्सेस अपार्ट फ्रॉम दिस, ये टेंसाइल और कंप्रेशन के अलावा और कोई फोर्स दे रखी है विच इज ट्राइंग टू बेंड द रॉड, देन अगेन एट दिस पॉइंट सपोज एक फोर्स ये दे रखी है, ठीक है, और एक फोर्स आपको ये दे रखी है। इन द पिवट वाले केस में भी एक फोर्स है, देन इन दैट केस अगेन एक तो फोर्स आपको अलॉन्ग द रॉड लेनी है और एक परपेंडिकुलर आपको लेनी है, ठीक है। देन अदर फोर्सेज टेंडिंग टू बेंड द रॉड, ठीक है, अदर फोर्सेज आर देयर विच इज टेंडिंग टू बेंड द रॉड, सपोज ये फोर्स ये वाली हो गई, देन ऑल्सो द फोर्स मे नॉट बी अलॉन्ग द रॉड, देन इन दैट केस ऑल्सो द फोर्स विल नॉट बी अलॉन्ग द रॉड, द फोर्स कैन हैव द परपेंडिकुलर कंपोनेंट एज वेल, ठीक है, द फोर्स कैन हैव द परपेंडिकुलर कंपोनेंट एज वेल ऑन द रॉड, ठीक है, राइट। सो इसका एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज आपके पास ये एक रॉड एंड हिंज सिस्टम है, एक तो ये रॉड हो गई, एक ये रॉड हो गई और एक ये रॉड हो गई, और यहाँ पे हिंज्ड है, ठीक है, यहाँ पे हिंज्ड है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो सिंपल, अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ इधर से, ठीक है, तो ये तो सिंपल यहाँ पे 2 पॉइंट पे है, तो इट विल बी कंप्रेशन। तो यहाँ पे भी जो रॉड पे फोर्स आएगी, एक तो इधर आएगी, एक रॉड पे इधर आएगी फोर्स, ठीक है। रॉड पे सिंपल कंप्रेशन, यहाँ पे सिंपल फोर्स आएगी कंप्रेशन, एंड विच इज इक्वल एंड अपोजिट कंप्रेसिव फोर्स एट बोथ द एंड फॉर दिस AB। नाउ इस रॉड के लिए देखें तो इस रॉड के लिए इन दोनों पॉइंट पे तो ठीक है, आपके पास पिवटेड है, अगर यहाँ पे कंप्रेस हो रही है, बट यहाँ पे फोर्स क्या है इसके ऊपर, ये वाली फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, या बिकॉज ऑफ दिस ये इस पे इधर लगा रही होगी फोर्स रॉड पे, तो रॉड इस पे इक्वल एंड अपोजिट इधर डायरेक्शन में लगा रही होगी। नाउ दिस फोर्स इज नथिंग बट विच इज टेंडिंग टू बेंड द रॉड, बिकॉज ये यहाँ से हिंज्ड है, इट इज टेंडिंग टू बेंड द रॉड। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगी, नाउ द फोर्स ऑन दिस विल बी परपेंडिकुलर ऑल्सो एंड अलॉन्ग द रॉड, ठीक है, ये अलॉन्ग द रॉड ऑल्सो एंड परपेंडिकुलर ऑल्सो। सेम वे यहाँ पे जो आएगी दैट इज अलॉन्ग द रॉड ऑल्सो आएगी एंड परपेंडिकुलर आएगी। सेम वे इस वाले पॉइंट के लिए भी आपकी अलॉन्ग द रॉड आएगी एंड परपेंडिकुलर टू रॉड आएगी, ठीक है, एट दिस हिंज पॉइंट, राइट, ठीक है। एक एग्जांपल देखेंगे अभी हम इसी का मासलेस रॉड से रिलेटेड। बस मासलेस रॉड में एक चीज़ याद करनी है, आपका यहाँ पे पिवट है, आपने यहाँ पे इस कंप्रेसिव फोर्स लगाई, तो यहाँ से जो बिकॉज ऑफ द पिवट, जो हिंज की वजह से या जो पिवट पॉइंट की वजह से रॉड के ऊपर यहाँ पे भी वर्टिकल, यहाँ पे भी सेम इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लग जाएगी। अगर आपको इसको आपने खींचा इस फोर्स से, तो यहाँ पे रॉड के ऊपर भी देर विल बी लाइक इट विल जस्ट एक्ट लाइक अ स्ट्रिंग, ठीक है, रॉड भी यहाँ से ऊपर की साइड में खींचेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे वेल्ड है इंस्टेड ऑफ दिस, देन इफ़ यू पुट द फोर्स हियर, देन यहाँ पे जो फोर्स आएगी एक तो रॉड के ऊपर इस डायरेक्शन में आएगी एंड देयर विल बी अ परपेंडिकुलर फोर्स ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज देयर, राइट। अगर आपके पास इस फोर्स के अलावा और किसी भी डायरेक्शन में फोर्स है, इन दिस डायरेक्शन आपने फोर्स लगाई, ठीक है, तो एक तो आपके पास फोर्स, दोनों फोर्स होंगी, जो इस वाली डायरेक्शन की फोर्स यहाँ पे आपको इस पिवट वाले केस में इधर मिलेगी, एंड देन यू विल बी हैविंग द परपेंडिकुलर ऑल्सो, ठीक है। नाउ फ्रिक्शन देखते हैं। सो फ्रिक्शन इज व्हेन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड बॉडी स्लाइड्स और टेंडिंग टू स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सॉलिड बॉडी, ठीक है, ये सॉलिड बॉडी है, ये इट इज टेंडिंग टू स्लाइड ऑन अनदर सॉलिड बॉडी, द मोशन इज अपोज्ड,
why the motion is opposed? Because of the frictional forces. ठीक है, and the fundamental behind the friction force is nothing but the electromagnetic interaction between the two bodies. Fundamental force is a contact force that always act opposite to this tendency. ठीक है, तो हमारी जो frictional force है that is a contact force which always act opposite to this tendency of motion or which always opposes the relative motion. तो सपोज ये आपका फ्लोर है, फ्लोर क्या है, रेस्ट पे है, और ये ब्लॉक अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो ब्लॉक के पास टेंडेंसी क्या है, इधर मूव करने की है, ब्लॉक के पास टेंडेंसी इधर मूव करने की है, देन देयर इज अ रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर, इट इज हैपनिंग किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में. तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इज ट्राइंग टू अपोज दिस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ दिस मोशन इट इज गोइंग टू अप्लाई हियर. तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस दिस टेंडेंसी ऑफ मोशन और जो भी रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको अपोज करेगा. राइट, ठीक है, अभी के लिए इतना. ठीक है, आप फ्रिक्शन को और इन डिटेल पढ़ेंगे, बहुत वेरिएशंस आएंगे उसमें भी. अगर आपका फ्लोर भी मूव कर रहा है देन इन दैट केस व्हाट विल बी द फ्रिक्शन. ठीक है, बिकॉज हो सकता है ना आपका यहाँ पे सपोज इस फ्रिक्शन की वजह से कुछ एक वेलोसिटी इसमें जनरेट हुई है, सेम वेलोसिटी से फ्लोर मूव कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन तो है नहीं. ठीक है, रिलेटिव मोशन तो है नहीं, देन इन दैट केस देयर विल नॉट बी एनी फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस दिस टेंडेंसी ऑफ मोशन, रिलेटिव मोशन. राइट, now why it is there? Because of the close contact electromagnetic induction are there that forms the bond, and this bonds need to be broken to start the motion. right, अब इसमें वर्टिकल में अगर हम देखें तो सॉरी इंक्लाइन प्लेन में देखें तो आपके पास इसके ऊपर फोर्स, ब्लॉक के ऊपर क्या फोर्स लग रही होगी, एक mg नीचे लग रही होगी. ठीक है, और एक इसको जो यही फोर्स का एक कंपोनेंट है दैट इज mg sin थीटा इधर मूव करा रहा होगा, और एक mg sin थीटा इसको नॉर्मली पुश कर रहा होगा इसके इंक्लाइन प्लेन के ऊपर. इसकी वजह से इसके ऊपर रिएक्शन आ रही होगा नॉर्मल. ठीक है, तो इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर अगर मेरे को फोर्सेज लगनी है, नॉर्मल आ रही होगी, एक इधर ये mg sin थीटा आ रही होगी. ठीक है, mg sin थीटा आ रही होगी, एंड देन बिकॉज अब ब्लॉक की क्या टेंडेंसी है, नीचे मूव करने की टेंडेंसी. अगर ये रफ सरफेस है देन इट इज़ हैविंग ए फ्रीक्वेंसी, इट इज़ हैविंग ए फ्रिक्शन एट द बैक. ठीक है, now we'll see the concept equilibrium of a particle. So equilibrium of the particle जब हम देखेंगे it is only for the particle, then your net external force should be zero for the point masses. And when we are considering the particle, when we are considering the body as a particle also, in that only the net force external is zero. But whenever there are rigid bodies, ठीक है, आप पूरी बॉडी ले रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर फोर्सेस इधर से लग रही है, इधर से लग रही है, इधर से लग रही है, इधर से लग रही है. ठीक है, when you are taking it as a rigid body, और आप if you are having this rod is hinged at this, और नहीं ये रॉड है और ये इस तरीके से रखी हुई है यहाँ पे. ठीक है, तो इन दिस केस व्हेन यू आर टेकिंग रिजिड बॉडी यू कैन नॉट टेक इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. इन दैट केस आपको क्या करना होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो करनी होती है. एक फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, एक फोर्स स्पेस डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है. तो आपका एक्सटर्नल अगर ये रेस्ट पे है दैट मीन्स इक्विलिब्रियम शो कर रहे हो, दैट मीन्स आपको नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो दिखानी है और नेट टॉर्क भी जीरो दिखानी है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग आके पढ़ेंगे टॉर्क का. बट फॉर द रिजिड बॉडी, जब रिजिड बॉडी देखेंगे तब आपको इक्विलिब्रियम के लिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा. बट हमारे जो अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल देख रहे हैं हम लोग. वी आर कंसिडरिंग द बॉडी एज ए पार्टिकल ओनली. इन दैट केस वी जस्ट हैव टू शो नेट एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो. राइट, now we'll see this, what is this concurrent forces and then how we can apply the Lami's theorem onto it. So when two or more forces act on the same particle we call it a concurrent force. ठीक है, now Lami's theorem derive करते हैं. So when the particle are in equilibrium under the forces A, B, C. ठीक है, अगर पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, this particle is having force A, force B and force C. ठीक है, इसकी वजह से इन all three forces A, B, C की वजह से the particle is in equilibrium, then we can write it on Lami's theorem. क्या कहती है कि ये इस तरीके से फोर्स लगा दो. ठीक है, इस तरीके से फोर्स लग रही है ए, बी और सी. ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, ए ये है तो बी को इधर ला सकते हो, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, और सी को पैरेलली शिफ्ट करके ये सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और सी को आपने पैरेलली, सी यहाँ पे हो गया. तो इस तरीके से को इनिशियल पॉइंट पे ले आओ. अगर हम देखें ए, बी, सी, आपका ए है, ये फोर्स बी है, ये सी है. ठीक है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, ये नेट फोर्स जीरो है इन तीनों की. दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तीनों इन ऑर्डर में डाल दिया. अब क्या है, ये ए, अब बी को इधर ले आओ, इसको पैरेलली शिफ्ट करके बी ये इधर आ जाएगा, सी को पैरेलली शिफ्ट करके इधर ले आओ. तो एक पॉइंट से कोई इनिशियल फोर्सेस हो गई, ये ए हो गई, ठीक है, ये बी हो गई और ये सी हो गई. इंस्टेड ऑफ ट्राइंगल यू हैव पुट इट लाइक दिस, ये सी हो गई. ठीक है, ये सी हो गई. राइट, आपने इसको को इनिशियल पॉइंट पे ले आए. द पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम अंडर द फोर्सेस ए, बी, सी, पुट देम इन द को इनिशियल कॉन्फिगरेशन लाइक दिस, ए, बी एंड सी. देन इन दैट केस अब व्हेन यू पुट देम इन द को इनिशियल कॉन्फिगरेशन, ठीक है, ओके, अब बॉडी के ऊपर फोर्स इस तरीके से लग सकती है, इस तरीके से लग सकती है, इस तरीके से लग सकती है, इस तरीके से लगते हैं. तो इन सबको को इनिशियल पोजीशन पे ले आओ. देन व्हेन थ्री फोर्सेस आर देयर, ओनली
when you bring them in the co-initial position, then in that case A divided by sin alpha, this A divided by sin alpha is equal to B divided by sin beta and C divided by sin gamma, ठीक है. And it is there when you bring the forces at the co-initial places, और A के सामने वाला जो एंगल होगा B के सामने वाला C के सामने वाला, and this is what we call the Lami's theorem, ठीक है. This is what we call the Lami's theorem, राइट. सो इट इज़ नथिंग बट वी हैव डिराइव्ड इट फ्रॉम द साइन लॉ. तो हमारा साइन लॉ क्या कहता था मेरा कि व्हेन यू आर हैविंग द ट्राइंगल, ठीक है, ये हो गया आपका, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी एंड दिस इज़ योर सी, ठीक है. ये ट्राइंगल में तीनों साइड्स इन ऑर्डर रखी हुई है, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी 0 है. तो इन दैट केस अगर आपको साइन लॉ लगाना है तो साइन लॉ क्या कहता है आपका कि ए डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है, इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन सी, ठीक है. ये आपका कहता था. नाउ ए को क्या लिख सकते हो आप, यू कैन राइट इट ऑन साइन ए को 180 माइनस ए लिख सकते हो, साइन बी को 180 माइनस बी, और नाउ 180 माइनस ए क्या है आपका. अब आपका इफ़ यू ब्रिंग ए जो है आपका, दिस इज़ योर ए. नाउ 180 माइनस ए क्या है आपका, दिस इज़ नथिंग बट 180 माइनस ए, ठीक है. दैट इज़ एन एंगल बिटवीन योर बी एंड सी, ठीक है. तो यहाँ पे भी देखो आपका एंगल बिटवीन बी एंड सी इज़ नथिंग बट 180 माइनस ए विच इज़ माई अल्फा, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट माई अल्फा. ये है ना आपका दिस वन. तो ये क्या है 180 माइनस ए, ठीक है. ये आपका एंगल ए है, तो दिस इज 180 माइनस ए, दिस 180 माइनस ए इज नथिंग बट अल्फा, ठीक है. इंस्टेड ऑफ दैट यू पुट इट अल्फा, सेम वे बीटा, सेम वे गामा, ठीक है. सो फ्रॉम द साइन लॉ ओनली वी हैव गॉट दिस Lami's थ्योरम, राइट. नाउ अगर आपको फोर्सेस, प्लानर फोर्सेस दे रखी हैं, दैट मीन्स विद इन अ प्लेन दे रखी हैं, तो यू रिजॉल्व द फोर्सेस इन एक्स वाई कंपोनेंट. सपोज आपको फोर्स दे रखी है ये बॉडी के ऊपर, ये बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स दे रखे इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन. तो आप क्या करो, ये सारी फोर्सेस को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ब्रेक कर लो. इस वाली फोर्सेस को एक्स और वाई में कर दिया, इस वाली फोर्स को एक्स वाई में कर दिया, इसको एक्स और वाई में कर दिया, और इसको एक्स और वाई में कर दिया. देन आप क्या करो, अगर आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट एक्स फोर्स 0 कर दो, नेट एक्स फोर्स को 0 कर दो जो एक्स डायरेक्शन में, और नेट वाई फोर्स को 0 कर दो जो वाई डायरेक्शन में, ठीक है. एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट एनी दैट इफ़ यू कैन आस्क के फोर्स कितनी है किसी पॉइंट पे, और some unknowns have been given to you in terms of forces, then you can calculate, ठीक है. अगर आपकी नॉन कोप्लेनर फोर्सेज हैं तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा उसको 3D में, एक्स वाई जेड में, एंड देन यू हैव टू पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 एंड नेट फोर्स इन द जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, राइट. नाउ विल सी सम प्रॉब्लम्स. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, ए स्ट्रिंग इज कनेक्टेड बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक, ठीक है. ये ब्लॉक है और इसके बीच में स्ट्रिंग इज कनेक्टेड विद द बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक. जो ब्लॉक का आपको दे रखा है मास 1 kg विच इज़ बिन पुल्ड बाय अनदर स्ट्रिंग अप्लाइंग द फोर्स, ये यहाँ से पुल कर रही है विच इज़ अप्लाइंग द फोर्स 10 न्यूटन, ठीक है. यू हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रिंग इन 1 में टेंशन निकालनी है, 2 में निकालनी है. सपोज यहाँ पे टेंशन वी टेक इट टेंशन T1 हेयर, ठीक है, एंड टेंशन T1 हेयर, ठीक है. सेम वे द टेंशन है T1, और यहाँ पे टेंशन ये T1 हो गई, एंड हेयर यू टेक द टेंशन T2, ठीक है. यहाँ पे टेंशन हो गई आपकी T2, राइट. नाउ दिस टेंशन T2 विल बी नथिंग बट, यहाँ पे T2 पुश कर रही है और यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू योर फोर्स. तो T2 पॉइंट टेंशन इज नथिंग बट इक्वल टू योर 10 न्यूटन, ठीक है. T2 इज नथिंग बट योर 10 न्यूटन. नाउ अब ब्लॉक के ऊपर अगर हम FBD बनाएं तो ब्लॉक को एक ऊपर हो गई T2, नीचे हो गई T1, और एक इसके ऊपर mg हो गई. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 इज नथिंग बट इक्वल टू T1 प्लस mg, और T2 मैं इससे लिख सकता हूँ T2 इज नथिंग बट इक्वल टू योर 10 न्यूटन ओनली, ठीक है. ये मेरा 10 न्यूटन हो गया, ये भी मेरा 10 है, तो ये कैंसिल हो गया. तो T1 आपके पास क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 0. T1 आपके पास 0 आ गया, राइट. Now these questions are equal. I'll just tell you what we have done it here. So यहाँ पे, so these are simple question. I'll take just to एक ये वाली प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड I'll take one this problem and this problem, ठीक है. ये 3 प्रॉब्लम ले रहे हैं. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पाथफाइंडर. तो ये 3 प्रॉब्लम लेते हैं, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बाकी ये सारी सिंपल है आपकी, ठीक है. तो इसके अंदर क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द टेंशन इन डिफरेंट सेगमेंट, ठीक है. तो टेंशन आपकी, वी टेक द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है. तो यहाँ पे टेंशन आप लिख दो, ये टेंशन T1, T2, T3, T4, T5, इस तरीके से टेंशन लिख दो आप. तो यहाँ पे हमने लिखी तो T1, सो यहाँ पे हमने लिखी, सपोज यहाँ से स्टार्ट करी, T1 इसमें हो गई, T2 इसमें हो गई, T3 इसमें हो गई टेंशन, T4 इसमें हो गई, ठीक है. तो टेंशन इसमें लिख दो, एंड देन यू जस्ट ब्रेक देम डाउन इनटू, एंड
पहली तो चीज़ है, जैसे यहाँ पे आपको एंगल दे रखा है, डोंट अज्यूम द एंगल इट इज़ 90 डिग्री, डोंट अज्यूम द एंगल है, ठीक है, चाहे आपको लग भी रहा है यहाँ पे 90, डोंट अज्यूम दिस, जो दिया हुआ है उसी के बेसिस पे करो। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आप कर सकते हो कि इसके पैरेलल आपने ड्रॉ किया, ये आप 100% श्योर हो दिस इज़ 90, बट यू आर नॉट श्योर कि सॉरी दिस इज़ 45, ये 45, ये 45, बट यू आर नॉट श्योर कि दिस इज़ 90, ठीक है, ये यू आर नॉट श्योर दिस इज़ 90। ऐसा नहीं हो कि आप ये 40 ये यू टेक इट लाइक दिस कि क्या इसको बना दो फिर 53, दिस इज यू टेक इट 90, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 37। तो डोंट डू दैट, डोंट अज्यूम्स फॉर एनी एंगल, ठीक है। जो आप 100% श्योर हो, जैसे ये 45 है, इसके पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ करी तो दिस विल बी 45, यू आर श्योर फॉर दैट, बट यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस टोटल एंगल, ठीक है। तो डोंट अप्लाई दोज थिंग्स, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं अब इसमें, हम लोग क्या करेंगे, टेंशन डिवाइड कर देंगे और फिर हम वी टेक ऑल द कंपोनेंट ऑफ द टेंशन, जो इसका कंपोनेंट है एक्स और वाई में ले लेंगे, ठीक है, ये इसके कंपोनेंट भी एक्स और वाई में ले लेंगे, ठीक है। ये आपकी टेंशन इधर है, इसके भी कंपोनेंट है, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, इसके भी कंपोनेंट हम एक्स और वाई में ले लेंगे, एंड देन वी डू सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, राइट। So I'm not doing this question and this question. These two questions are quite basic, so you can go through them. So these questions are quite basic. So हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट। सो ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है हमारे को कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग हिंज्ड है, फिर ये रॉड है यहाँ पे हमारी, और इस पर ये वेट कनेक्टेड है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द कंप्रेसिव फोर्स ऑन द रॉड एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो मेरे को कंप्रेसिव फोर्स ऑन द रॉड निकालनी है। तो कंप्रेसिव फोर्स ऑन द रॉड विल बी कि यहाँ से कंप्रेस हो रही होगी, ठीक है, एंड यहाँ पे कंप्रेस हो रही होगी, ठीक है, एंड ऑन दिस वे कि ये वाला जो पॉइंट होगा इस पर इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रही होगी, ठीक है। एक ही यहाँ पे इसका टेंशन लग रही होगी, दिस टी इज़ नथिंग बट इक्वल टू दिस वेट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे वेट आ गया, ये कंप्रेसिव फोर्स आ गई, एंड देन हेयर इट्स माई टेंशन, ठीक है, ये टेंशन आ गई मेरी यहाँ पे, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस पर, अगर हम देखें ये कोई इनिशियल फोर्स है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। तो अगर मैं देखूँ कि ये वाली फोर्स तो इधर है, ये वाली फोर्स को अगर मैं इधर ले आऊँ, ये वाली फोर्स को मैं इधर ले आया, ठीक है, ये वाली फोर्स आपकी टेंशन इधर हो गई, ये टेंशन इस डायरेक्शन में, मैंने बस इसको ट्रायंगल फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, इसको मैं इधर ले आया, ये जो वेट है आपकी, दिस इज योर वेट, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो दे आर मेकिंग ए ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज नथिंग बट इक्वल टू इस ट्रायंगल, ये इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है बिल्कुल। आप ये देखो ना, ये जो तीन फोर्सेज है, मैंने ये वाली फोर्स को ऐसे लिखा, टेंशन को, फोर्स को मैंने एफ को मैंने ये इसके पैरेलल लिख दिया, एंड डब्ल्यू मेरा ये आ गया, ठीक है। नाउ दीज आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो दे आर इन द ऑर्डर। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है तीन फोर्सेज का, दिस ट्रायंगल इज नथिंग बट इक्वल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है इससे, ठीक है। तो वी कैन अप्लाई द ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं, ठीक है। दिस साइड इज इक्वल, दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड, एंड दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड, ठीक है। तो हम लोग ये करते हैं कि एफ डिवाइड बाय आपका ये एफ बाई 500, डब्ल्यू बाय आपका 650, ठीक है। तो यहाँ से आपका यू विल गेट द वैल्यू, फिर एफ आ जाएगा, आपका कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगी, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स आ गई आपकी 10W/13, ठीक है। नाउ थर्ड इज योर, यहाँ से आपकी कंप्रेसिव फोर्स आ गई, देन ये वाली साइड हमें पता नहीं है, तो ये वाली साइड का हमें साइड नहीं पता। नाउ इसके लिए थर्ड के लिए क्या निकालते हैं, हमारे ये फोर्स हमारी तीनों रेस्ट पे है ना, सॉरी ये हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है, तब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है, दैट मीन्स आपकी जो इसकी एंड इसकी जो नेट फोर्स होगी दैट इज़ इक्वल टू दिस फोर्स ओनली, ठीक है। दिस एंगल यू नो दिस, यू कैन नो दिस एंगल, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये आपको फोर्स पता है, ये W पता है, इन दोनों के बीच में एंगल पता है, एंड दिस विल बी इक्वल टू इसका जो रिजल्टेंट आएगा, दैट रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू T ओनली। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, दैट इज F स्क्वायर प्लस W स्क्वायर प्लस 2FV cos 120 डिग्री, ठीक है। अब दैट विल बी इक्वल टू योर टेंशन, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है, टेंशन आ जाएगी, राइट। नाउ इस क्वेश्चन में क्या है, मैन ऑफ मास M इज इन द हैंगिंग कैबिन ऑफ मास कैपिटल M, ठीक है, इसका मास कैपिटल M है और मैन का मास है आपका स्मॉल m, एंड to keep himself in the cabin at equilibrium we have to draw the forces acting on the man in the cabin, and we have to calculate the force applied by the man on the rope and normal reaction on the floor, ठीक है। सो यहाँ पे पहले फोर्सेस बनाते हैं हम अपनी, पहले हम मैन एंड कैबिन कंसिडर करते हैं, दिस टोटल ये पूरा सिस्टम कंसिडर करते हैं मैन एंड कैबिन का, ठीक है। तो इसके ऊपर मैन एंड का ये अंदर की फोर्सेस सारी इंटरनल ले रहे हैं, बस ये कंसिडर करना है। तो इसके ऊपर ये वाली ये टेंशन आ जाएगी, बिकॉज इट इज़ अक्रॉस द सेम स्ट्रिंग, तो ये भी टेंशन सेम हो जाएगी, तो ये टेंशन हो गई। नाउ ये जो
टेंशन है, व्हाट इट्स बैलेंसिंग, इट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ योर मास ऑफ योर कैबिन प्लस स्मॉल m, ठीक है, मास ऑफ द मैन, ठीक है। और जो इसके अंदर फोर्सेज है, दीज आर द इंटरनल फोर्सेज, विल टेक इट सेपरेटली, ठीक है, बिकॉज ये सिस्टम कंसिडर करें तो इसके ऊपर टेंशन ये 2T ऊपर लग रही है और इनके ऊपर नीचे मास आ रहा है आपका कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, ठीक है, दैट इज मास ऑफ द कैबिन, मास ऑफ योर मैन, ठीक है। व्हेन वी आर कंसीडरिंग दी बोथ ऑफ देम एज अ सिस्टम, ठीक है, तो मास मैन प्लस कैबिन विल बी, अगर इसको हम दे आर इन इक्विलिब्रियम तो F/0 करते हैं, दैट मीन्स आपका 2T विल बी इक्वल टू m प्लस mg। अब मैन के ऊपर फोर्सेज लगाते हैं, मैन के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है, एक तो मैन के ऊपर mg लग रहा होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फ्लोर नाउ देर विल बी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नाउ दिस स्ट्रिंग इज पुलिंग द मैन अप, ठीक है, स्ट्रिंग भी आपको मैन को पुल कर रहा होगा, तो दीज 3 फोर्सेस आर देयर ऑन द मैन, तो वी कैन राइट डाउन T प्लस n इज इक्वल टू mg, T प्लस n इज इक्वल टू mg, राइट। तो T की वैल्यू आप पुट कर दो, फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर n, राइट। नाउ दिस लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्मॉल मेटल बॉल इज बिन पुल्ड ग्रेजुअली ऑन द फ्रिक्शन ऑन द फिक्स फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेयर, ठीक है, ये हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर ये बॉल यू आर पुलिंग इट, ठीक है। द रेडियस ऑफ द बॉल एंड दैट ऑफ द पुली आर स्मॉलर देन दैट ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। ये वी आर टोटली नेग्लेक्टिंग इट विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फेयर, एज द बॉल स्लाइड्स फ्रॉम द बॉटम टू द पोजिशन क्लोज टू द टॉप ऑफ द हेमिस्फेयर, तो बॉल यहाँ से बॉटम से इट इज़ गोइंग अप राइट देयर, ठीक है, दैट मीन्स ये यहाँ पे था कनेक्टेड, फिर यहाँ से हो जाएगी, फिर यहाँ से हो जाएगी, तो इस तरीके से ये यहाँ पे पुश कर रहे हो और आप इसको ऊपर ऊपर उठाते जा रहे हो, इसको उसके ऊपर ऊपर उठाते जा रहे हो, तो एट दिस पॉइंट आपकी इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। How do the magnitude of pulling force and contact force between the ball and the hemisphere change? We have to find out कि how your force and your normal is been changing, राइट। तो बॉल के ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही होंगी, इसके ऊपर एक तो mg लग रही होगी, ठीक है, एक इससे नॉर्मल आ रही होगी और एक यहाँ से इसके पास टेंशन जा रही होगी, दिस टेंशन इज नथिंग बट इक्वल टू f, तो वी कैन राइट इट डाउन सिंपली f, ठीक है। नाउ सेम हमने जो यहाँ पे किया था, ये हमने ट्रायंगल और हमारे पास फोर्सेस थी, ठीक है, तो हमने क्या किया था, सिमिलर ट्रायंगल बनाया था, सेम हम यहाँ पे भी सिमिलर ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल ये हो गई, अगर मैं ये देखूँ ये फोर्स हो गई, ठीक है, इसके ऊपर ये वाली साइड पे नॉर्मल हो गई, और mg क्या हो गई आपकी, ये फोर्स हो गई। अगर मैं देखूँ ये आपकी देखो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, ये mg की डायरेक्शन हो गई, और ये ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन हो गई, ठीक है, ये वाली। अब नॉर्मल की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी, ये नॉर्मल की डायरेक्शन, और ये आपकी mg हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखो ये वाली साइड, ये ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये फोर्स का, नॉर्मल का और ये mg का जो ट्रायंगल बन रहा है, ये तीनों नॉर्मल का, फोर्स का और ये mg का जो ट्रायंगल बन रहा है, दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ढंग से बनाते हैं थोड़ा, ये आपका फोर्स हो गया, ये नॉर्मल हो गया और ये mg हो गया, ठीक है। ये ट्रायंगल हमने क्या किया, बस इसको शिफ्ट कर दिया ना वेक्टर्स को, दिस ट्रायंगल इज नथिंग बट सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो वी कैन अप्लाई द सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, दैट इज f फोर्स डिवाइडेड बाय दिस AC नॉर्मल डिवाइडेड बाय BC एंड mg डिवाइडेड बाय AB, ठीक है। तो mg डिवाइड बाय AB, फोर्स डिवाइड बाय AC, नॉर्मल डिवाइड बाय CB। अब देखो नॉर्मल यू पुट नॉर्मल विल बी इक्वल टू CB बाई AB इंटू mg आपका कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा, CB जो है ये भी कांस्टेंट है, बिकॉज ये यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है, तो हर पॉइंट पे CB भी कांस्टेंट रहेगा, AB भी कांस्टेंट है, AB भी नहीं चेंज हो रहा, तो दैट मीन्स आपकी नॉर्मल विल बी कांस्टेंट, नॉर्मल चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब मैं फोर्स निकालता हूँ, फोर्स इधर ले जाता हूँ, दैट इज AC बाई AB इंटू mg, तो यह हो गया आपका फोर्स विल बी AC बाई AB इंटू mg। AC देखो आप, AC क्या है आपका, दिस इज योर AC, तो AC ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो AC विल बी डिक्रीजिंग, जब ये यहाँ पे पहुँच गया तो AC आपका ये हो जाएगा, जब ये यहाँ पे पहुँच गया तो AC आपका ये हो जाएगा, तो AC इज डिक्रीजिंग, और AB इज कांस्टेंट, दिस AB इज कांस्टेंट एंड योर mg इज कांस्टेंट, दैट मीन्स आपका फोर्स जो है ये वाली फोर्स विल बी डिक्रीजिंग एंड योर नॉर्मल विल बी कांस्टेंट, राइट। योर फोर्स विल बी डिक्रीजिंग एंड नॉर्मल विल बी कांस्टेंट, राइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग आवर टुडेज लेक्चर। इसमें ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, इफ़ यू कैन जस्ट सी थ्रू इट, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट, आई जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। बाकी दोनों क्वेश्चन सिंपल हैं, राइट। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग आवर टुडेज लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर इक्विलिब्रियम, वी आर गोइंग टू डू द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ इन इक्विलिब्रियम एंड द मूविंग कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल राइट, थैंक यू।